नमस्कार दोस्तों, मैं सक्षम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का इस ब्यूटीफुल से चैनल पर। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये क्लास 11 फिजिक्स का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर को हम एक ही शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। सारे टॉपिक्स आपको यहीं पर लाके दे दूंगा मैं। ठीक है, और मैं इस बात को दावे के साथ कहता हूं, आप इस कंटेंट को जो भी मैं इस चैप्टर में यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला हूँ, अगर आप इसको पढ़ के जाते हैं और एक शीट प्रोवाइड करने वाला हूँ आपको, वो अगर आप पूरी लगा के जाते हैं तो इस चैप्टर के बाहर आपको एक भी न्यूमेरिकल अपने किसी भी टाइप के एग्जाम में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप 11th क्लास में हैं तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, बिल्कुल बेसिक से ही पढ़ेंगे हम, है ना। पर हमारा थोड़ा ये रहेगा कि एकदम अच्छे से पूरे चैप्टर को क्लियर करना है, क्योंकि आप विश्वास के साथ आएंगे होंगे थोड़ा, तो आपका विश्वास कायम रखते हुए मैं पूरा चैप्टर आपको इस तरीके से रटवा दूंगा, इस तरीके से समझा दूंगा कि आपने कहीं से भी पढ़ा हो मेरे को कोई मतलब नहीं, या पढ़ा भी ना हो कोई मतलब नहीं, बस इस वीडियो को देख के जाइएगा। आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट तो कहीं किसी भी चीज में दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से कि आखिर फिजिक्स क्या होता है। ठीक है, तो एक एक चीज को बिल्कुल खोलते खोलते चलेंगे। ठीक है, ताकि आपके दिमाग में भी घुसते रहे चीजें। तो सबसे पहले फिजिक्स देखो, फिजिक्स एक टाइप से साइंस की ब्रांच है। ठीक है, साइंस की ब्रांच है आपकी क्या, फिजिक्स। ठीक है, साइंस की 3 ब्रांचेज होती हैं, उनमें से एक है फिजिक्स। और फिजिक्स में आप पढ़ते क्या हो, फिजिक्स एक टाइप से आपको नेचर के बारे में बताती है। ठीक है, नेचर, और नेचर में जो भी नेचुरल फेनोमेनाज हो रहे हैं ना, फेनोमेनाज, उनकी स्टडी को आप क्या कहते हो, फिजिक्स कहते हो। तो नेचर को और या फिर नेचुरल फेनोमेनाज को समझना आपका क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। और साइंस तो आप जानते ही हो, साइंस एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, लैटिन वर्ड था वो साइंटिया। साइंटिया का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में जानना। तो किसी भी चीज के बारे में जानना आपका क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। और साइंस की एक सब ब्रांच है क्या, फिजिक्स। फिजिक्स में आप नेचर के बारे में जानते हो। ठीक है, नेचर के बारे में जितनी भी चीजें आपको जानने को मिलती है वो सब किसके अंदर मिलती है, फिजिक्स के अंदर। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। आखिर फिजिकल क्वांटिटीज होती क्या है, तो ऐसी क्वांटिटीज जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, वो सब आपकी क्या होंगी, फिजिकल क्वांटिटीज होंगी। जैसे कि हम बात करें, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं, दोज क्वांटिटीज that can be measured are called physical quantities। और एक और चीज इसमें मेन इंपॉर्टेंट होती है, जो कि कोई नहीं बताता आपको, क्या, कि जिनकी मदद से हम फिजिक्स को समझ सकते हैं, थ्रू विच वी अंडरस्टैंड फिजिक्स। ठीक है, तो ये आपकी पूरी डेफिनेशन है। और देखिए अब फिजिकल क्वांटिटीज में मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसे कुछ आप मान के चलिए, बुखार। ठीक है, आप बोलेंगे भाई मैं बुखार को नाप सकता हूं, तो आप कहेंगे कि भाई बुखार को नाप सकते हैं, है ना। तो आप कहेंगे कि बुखार क्या आपकी फिजिकल क्वांटिटी होगी, तो नहीं, मैं कहूंगा बुखार को नहीं नापते हम। अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम उससे कहते हैं भाई हमारे बॉडी का टेम्परेचर नापो, उसको हमने नाम दे दिया है बुखार, वो बात अलग है। ठीक है, तो बॉडी का टेम्परेचर नापता है, तो टेम्परेचर आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, और टेम्परेचर की मदद से आप फिजिक्स को समझ भी सकते हो कि आखिर हमारे नेचर में टेम्परेचर कितना है। हमने बहुत बार ये चीज सुनी है ना। तो टेम्परेचर, लेंथ, और बात करें मास, टाइम, ये सब चीजें आपकी फिजिकल क्वांटिटीज में आती हैं। ठीक है, और अब देखते हैं मेजरमेंट। आखिर हम किसी भी चीज का मेजरमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट करने का एक रूल होता है, मैं आपको बताता हूं। अगर आपको कोई भी क्वांटिटी अगर मेजर करनी हो तो आप सिंपली क्या करिए, कंपेयर कर दीजिए। ठीक है, कंपेयर कर दीजिए उस क्वांटिटी को, कंपेयर दोस क्वांटिटी बाय सम फिक्स्ड स्टैंडर्ड। देखो ये भी इसकी पूरी डेफिनेशन हुई। मैं आपको इसका मतलब समझाता हूं कैसे। मान के चलिए, देखो पहले तो हमने समझा मेजरमेंट करते कैसे हैं। जिस क्वांटिटी का आपको मेजरमेंट करना है उसे आप सिंपली कंपेयर कर दीजिए एक फिक्स्ड स्टैंडर्ड के साथ। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए आप जो है दुकान पर कपड़ा लेने गए। ठीक है, आपने भैया से बोला भैया 1 मीटर मेरे को कपड़ा नाप दियो जरा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक थान होगा उसके पास, एक पूरा का पूरा कपड़े का गट्ठा होगा, उसमें से कुछ कपड़ा निकालेगा और वो उसे स्केल के साथ कंपेयर करेगा। ठीक है, तो स्केल क्या है आपका, फिक्स्ड स्टैंडर्ड है। तो वही चीज हम मेजरमेंट करने के तरीके में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो बात करते हैं हम आखिर यूनिट्स क्या होती हैं, है ना। तो यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स एक फिक्स्ड स्टैंडर्डाइज होती हैं। ठीक है, और इनकी मदद से होता क्या है, इनकी मदद से देखो मैं आपको पूरी कहानी बताता हूँ। मान के चलिए पुराने जमाने में क्या होता था, जब भी आप चावल वगैरह खरीदते थे, चीनी वगैरह खरीदते थे, तो हमारे पूर्वजों को बहुत दिक्कत आती थी। मान के चलो हमारे पूर्वज किसी दुकान पे गए, उन्हें लेने थे अपने घर के लिए पर्याप्त मात्रा में चावल लेने थे, तो वो कैसे क्या बोलते कि भाई 10,000 चने के दाने दे दो। ठीक है, तो भाई वो तो बेचारा गिनते गिनते पागल हो जाता है। ठीक है, तो उस चक्कर में हमारे पूर्वजों ने सोचा कि यार कुछ तो करना पड़ेगा ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है थोड़ी आसान तरीके से जी सके। तो उनने यूनिट्स डिस्क्राइब करी। ठीक है, यूनिट्स आखिर होता क्या है, यूनिट्स एक तरह से फिक्स्ड स्टैंडर्डाइज होती हैं, है ना, जिनकी मदद से हमारी ट्रेड जो है आसान हो जाती है। थ्रू इट ट्रेड कैन बी इजी।
ठीक है। ट्रेड में आसान होता है और सारी भी फिजिकल वर्ल्ड को जानने में हमें आसानी होती है। जैसे कि हम एग्जांपल करें कुछ यूनिट्स की, तो लेंथ की यूनिट क्या होती है आपकी, मीटर, ठीक है, मीटर, किलोग्राम, किलोग्राम। अब देखो आप दुकान पे जाओगे तो आप आसानी से बोल देते हो कि भाई 1 kg मेरे को चावल दे दे, वही मेरे घर के लिए पर्याप्त मात्रा में हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका आसान हो गया ना ट्रेड। तो वही चीज आपको यूनिट्स बताती हैं। अब देखो किसी भी चीज को हम मेजर कैसे करते हैं, अब हम पढ़ेंगे द मेजरिंग प्रोसेस, ठीक है। तो किसी भी चीज को मेजर कैसे करते हैं हम, वो इस टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्या होता है हमारा मेजरिंग प्रोसेस। तो देखो इसमें एक टर्म आती है आपकी मैग्नीट्यूड। उससे पहले आपको मैग्नीट्यूड समझना पड़ेगा। अब देखो मैग्नीट्यूड क्या होता है, देखो मैग्नीट्यूड कैन बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है, मैग्नीट्यूड को समझा रहा हूं मैं, ध्यान से समझना। मैग्नीट्यूड कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बताया कि आखिर मैग्नीट्यूड क्या होता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड से हम समझेंगे आखिर नापते कैसे हम चीजों को। मैग्नीट्यूड होता है न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स को मिला के क्या बनता है, मैग्नीट्यूड बनता है। मैं आपको समझाता हूँ किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। मान के चलिए आप जो है मैं वही 1 kg चावल का एग्जांपल लेके चलते हैं। 1 kg आपने क्या खरीदे, राइस खरीदे, ठीक है। 1 kg आपने राइस खरीदे, तो देखो उसमें आपने क्वांटिटी बताई राइस की, ठीक है, क्वांटिटी बताई, और ये जो क्वांटिटी आपने बताई राइस की वही आपकी क्या कहलाएगी, सीधे सीधे मैग्नीट्यूड कहलाएगी, ठीक है। तो यही आपका मैग्नीट्यूड होता है और कुछ नहीं होता। तो मैग्नीट्यूड हमने मेजर कैसे करा, देखो मैग्नीट्यूड दो चीजों से मिलकर बना है, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, ये जो नंबर होगा ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, और केजी तो आप पढ़ के आ चुके हैं क्या होती है, यूनिट होती है, ठीक है। तो आप आगे इसकी डेफिनेशन अब फिर से पढ़ के देखिए कि मैग्नीट्यूड कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट, ठीक है। तो आपने ये समझा। अब देखो हम किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखते कैसे हैं। अब देखो इसका एक सिंपल फॉर्मूला होता है Q बराबर NU। अगर हमें किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड दिखाना है तो हम उस क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कैसे दिखाएंगे, NU के फॉर्म में दिखाएंगे, जहां पे N क्या है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू और U क्या है आपकी यूनिट, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर होगा। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है इनके बीच, ठीक है। उस इंपॉर्टेंट रिलेशन को समझते हैं क्या, एक मिनट, हाँ देखिए उस इंपॉर्टेंट रिलेशन को समझते हैं। देखो यहां से आप Q बराबर NU से अगर एक चीज यहां से देखेंगे तो सबसे पहले तो Q बराबर NU होता है, ये तो आपको पता है। अब यहां से N अगर आप निकालना चाहें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, Q बाई U, ठीक है। तो यहां से एक भारी रिलेशन, भारी बोलूं या फिर इंपॉर्टेंट बोलूं, आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन पता चलता है क्या, कि N यहाँ पे किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, U के, ठीक है। वो चीज मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मान के चलो, ठीक है, अभी इसे याद रखना, मैं इसे फिर से आपको बताने वाला हूँ। मान के चलो आपने 1 kg चावल खरीदे, ठीक है। तो दुकानदार पता है क्या बोलेगा, भाई ये 1 kg चावल नहीं है, 1000 ग्राम चावल है, ठीक है। क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, आप उसे पढ़ा दोगे, क्या बोलोगे कि भाई 1 kg और 1000 ग्राम में तो कुछ अंतर ही नहीं है, ठीक है। तो वो बोलेगा कैसे भाई, कि तो आप बोलोगे भाई हमने फिजिक्स की क्लास 11th में एक बहुत अच्छा रिलेशन पढ़ा है, जो भैया ने हमें बहुत भारी रिलेशन कह के बताया था, क्या कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा होगी, ठीक है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू कम होगी तो यूनिट ज्यादा होगी, ठीक है। तो यूनिट ज्यादा होगी, क्या रिलेशन, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U, ठीक है। तो यहां से हमने पढ़ा था क्या, कि अगर आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू ज्यादा है तो यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, कम हो जाएगी। अब देखो न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 जो है बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है, और इसकी यूनिट की अगर देखें तो यूनिट आपकी बहुत कम है, ठीक है। तो वही रिलेशन यहाँ पे मैंने आपको बताया और ये आगे जाके भी यूज आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है आपका, N इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U, ठीक है। तो अब आगे मूव करते हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सिस्टम ऑफ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी चीज को मेजर करते हैं, उनकी कुछ ना कुछ यूनिट्स होती है, उन यूनिट्स के अब हम सिस्टम क्लासिफाई करने वाले हैं, मतलब उन यूनिट्स को अब हम क्लासिफाई करने वाले हैं, उनके टाइप्स पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप देखिए FPS सिस्टम। तो FPS सिस्टम आपको फुल शॉर्ट फॉर्म से ही पता चला होगा। F क्या है, फुट, ठीक है, और P से क्या है, पाउंड्स, ठीक है, और S से क्या है, सेकंड्स, ठीक है। तो FPS सिस्टम की फुल फॉर्म क्या होगी, आपको शॉर्ट फॉर्म से ही पहले ही पता चल गया होगा, फुट, पाउंड और सेकंड, ठीक है। मतलब इसमें हम लेंथ को फुट से नापते हैं और मास को पाउंड से और टाइम को सेकंड से, ठीक है। और CGS सिस्टम आपसे क्या कहता है, सेंटीमीटर C से, और G से ग्राम, और S से सेकंड, ठीक है। और MKS सिस्टम जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे कहता है M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकंड,
ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है, हमने यूनिट्स को इसलिए क्लासिफाई करा, हमने यूनिट्स के इसलिए सिस्टम बना दिए क्योंकि इस दुनिया में अनेक यूनिट्स हैं, ठीक है। और हमारे साइंटिस्ट हैं कुछ गिने चुने, और उन साइंटिस्ट को सबको अगर एक ही थिंकिंग मैच करनी है, मतलब सबको एक ही सिस्टम अगर लेके चलना है कि हाँ भाई इंडिया का साइंटिस्ट अगर इस चीज को मीटर्स में मेजर कर रहा है तो जो अमेरिका का साइंटिस्ट है वो भी इसको मीटर्स में ही करना चाहिए, जब हमको आसानी होगी इस चीज को समझने में, ठीक है। तो वही चीज के लिए हमने क्या करा, यूनिट्स को सिस्टम में क्लासिफाई कर दिया, यूनिट्स के सिस्टम्स बना दिए, ठीक है। सबसे पहले एफपीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, ये आपके बेसिक सिस्टम्स हो गए। इनमें से मैं कहूं सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है तो आप कहेंगे एमकेएस सिस्टम, ये आगे भी यूज आने वाला है, ठीक है। अब देखो सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम से इंस्पायर होके एक और सिस्टम बना एसआई सिस्टम, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे ज्यादा मुखिया, ठीक है, मतलब अगर 4 पिलर्स पे चैप्टर खड़ा है तो पहला पिलर उसमें से ये है, ठीक है। क्या है, एसआई सिस्टम, ठीक है। एसआई की फुल फॉर्म होती है सिस्टीम, ठीक है, सिस्टीम इंटरनेशनल, ठीक है। इसे हम प्यार से इंटरनेशनल सिस्टम भी कहते हैं, जो कि आपका ये बताता है कि ज्यादातर मतलब देशों में यही सिस्टम यूज होता है, ठीक है। तो इसलिए सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम, ठीक है। अब देखिए अब देखो एसआई सिस्टम को भी हमने 3 में क्लासिफाई कर दिया। सबसे पहले आपका आता है फंडामेंटल यूनिट्स, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स मैं कहूं आपसे, फंडामेंटल मतलब समझते हैं कोई भी ऐसी चीज जो कि किसी और चीज पे डिपेंड नहीं करती। तो यहाँ पे यूनिट्स की बात कर रहा है, तो ऐसी यूनिट्स जो कि फर्दर किसी भी यूनिट्स पर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ अपने आप पे ही डिपेंड करती हैं। और बाकी जो डेराइव्ड यूनिट्स हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट्स हमारी 7 टाइप की होती हैं, और एक टाइप से हम प्यार से इन्हें बेस यूनिट्स भी नाम देते हैं, बेस यूनिट्स, ठीक है। अब सबसे पहले आप 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को देख लीजिए, फिर उनकी 7 यूनिट्स बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप पढ़ते हैं लेंथ, ठीक है, लेंथ। सेकंड नंबर पे आप पढ़ते हैं मास, फिर थर्ड पे टाइम, फिर फोर्थ पे इलेक्ट्रिक करंट, फिर पढ़ते हैं आप फिफ्थ पे टेम्परेचर, और फिर सिक्स्थ पे पढ़ते हैं आप अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। और आप लास्ट पढ़ते हैं, सबसे लास्ट ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब देखो, अब सबसे पहले हमने कुछ ये फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ी, अब इनकी फंडामेंटल यूनिट्स देख लीजिए, ठीक है, जिन्हें हम एसआई यूनिट्स भी बोलते हैं, ठीक। एसआई यूनिट्स देख लीजिए, अब इनकी क्या क्या होंगी। सबसे पहले अगर लेंथ की मैं बात करूं तो लेंथ को ज्यादातर देशों में मीटर से नापा जाता है, ठीक है, मीटर से। तो वही आपकी क्या हो गई, इंटरनेशनल यूनिट हो गई, ठीक है, इंटरनेशनल यूनिट। मास को ज्यादातर देशों में किलोग्राम से नापा जाता है, किलोग्राम, तो इसकी क्या हो गई, केजी। और टाइम को सेकंड्स में नापा जाता है, तो एस से डिनोट करेंगे इसे। और इलेक्ट्रिक करंट को आपने सुना होगा, इसका भी एम्पियर से नापा जाता है, ठीक है, एम्पियर। और टेम्परेचर को आपने सुना होगा केल्विन्स में, ठीक है, केल्विन इसकी क्या है, ऐसा यूनिट है, तो कैपिटल के। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस केमिस्ट्री में आप पढ़ रहे होंगे अभी, मोल, ठीक है, मोल से नापा जाता है, MOLE से हम शॉर्ट में MOL लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये आपके लिए नई चीज है, और ये अभी मैं इसके लिए एक ही चीज बताऊंगा बस, और उसे ही आप याद रख लेना। पूरी 11th और 12th क्लास में आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी का बस यही चीज याद रखनी है, ये बिल्कुल नहीं पूछी जाती। ल्यूमिनस इंटेंसिटी में अगर आप NCERT में भी देखेंगे तो एक लाइन में डिस्क्राइब कर रखा है इसे, बस ल्यूमिनस इंटेंसिटी की जो ऐसा यूनिट है वही बता रखी है, जो कि होती है कैंडेला, ठीक है, कैंडेला, इसे C और D से डिनोट। अब देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता क्या है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एक टाइप से लाइट की इंटेंसिटी को ही हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं, ठीक है। इसका मतलब एक बल्ब अगर जल रहा है, मैं तुमसे पूछूं इस बल्ब की ल्यूमिनस इंटेंसिटी बताओ, तो तुम क्या बताओगे कि आखिर वो बल्ब चमक कितनी तेजी से रहा है, ठीक है, आखिर उस बल्ब की चमक कितनी है, तो वो चीज क्या हो जाएगी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। अब हम देखते हैं इनके डायमेंशनल फॉर्मूलास, ठीक है, डायमेंशंस देखते हैं कि आखिर इनके डायमेंशंस क्या होते हैं। डायमेंशन में शॉर्ट में लिख रहा हूं। अब देखिए लेंथ का आप पहला लेटर ले लीजिए, ठीक है, L, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा L, ठीक है। मास का और टाइम का, इनका भी पहला लेटर ले लीजिए, तो मास का डायमेंशन M और टाइम का T, ठीक है। अब देखिए, अब मैं इलेक्ट्रिक करंट को याद करने का सही तरीका बताऊंगा। आप इसका ये A ले लीजिए, कैपिटल A, ठीक है। टेम्परेचर का K ले लीजिए, क्योंकि टेम्परेचर का आप T ले नहीं सकते, क्योंकि हमने टाइम का डायमेंशन जो है T ले रखा है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का सिंपली आप MOL लिखेंगे, ठीक है।
इसका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, बात खत्म। ठीक है, अब इनके डायमेंशनल फॉर्मूला बनाने में डिराइव्ड यूनिट्स में सिखाऊंगा आपको, क्योंकि आप उसमें डिराइव्ड यूनिट्स पढ़ोगे कुछ ना कुछ। ठीक है, अब इसके पहले आप देख लीजिए कि आखिर आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री मतलब एक्स्ट्रा यूनिट्स। तो इन सब में रखने के बाद फंडामेंटल यूनिट्स हमने डिफाइन कर दी, हमने डिराइव्ड यूनिट्स डिफाइन कर दी। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा यूनिट्स बची, उसको हमने किस में रख दिया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में, जो कि काफी जरूरी भी थी जानना, और वो और चीजों पे डिपेंड भी नहीं करती। अब देखो, उससे पहले यहाँ पे एक मैं आपको ये बताने से रह गया थोड़ा कि इसमें एक एक्सेप्शन भी होता है। देखो एक्सेप्शन क्या है, मैंने फंडामेंटल यूनिट्स वो यूनिट्स बताई जो कि किसी और पे डिपेंड नहीं करती, पर इसका एक एक्सेप्शन है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट क्यों, इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला आप बचपन में पढ़ के आए होंगे, इलेक्ट्रिक करंट I बराबर चार्ज अपॉन टाइम के होता है। तो इसका मतलब ये चार्ज पे भी डिपेंड कर रही है और ये टाइम पे भी डिपेंड कर रही है। टाइम एक अपने आप में फंडामेंटल यूनिट है, तो एक फंडामेंटल दूसरी फंडामेंटल पे यूनिट पे डिपेंड कर रही है, क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है, इसलिए यहाँ पे ये एक्सेप्शन है। ठीक है, तो आप इसे एक्सेप्शन लिख सकते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट आपका एक्सेप्शन है, जो कि एक और दो क्वांटिटीज पे और डिपेंड करता है। ठीक है, अब देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होती हैं। तो देखिए सप्लीमेंट्री यूनिट्स को हमने क्या बताया, एक्स्ट्रा यूनिट्स। ठीक है, एक्स्ट्रा यूनिट्स, इसमें सिर्फ दो यूनिट्स पढ़ते हो आप, कौन कौन सी, पहली तो आप पढ़ते हो सॉलिड एंगल, और दूसरी यूनिट दूसरा क्वांटिटी आप पढ़ते हो प्लेन एंगल। मैं दोनों को ही इस पेज पे क्लियर कर दे रहा हूँ। इसमें बस मैं आपको बताऊंगा, ये एमसीक्यू एक लगातार पूछा जाता है हर पेपर में। देखिए सॉलिड एंगल क्या होता है, सॉलिड एंगल मतलब एक टाइप से किसी सॉलिड, कोई भी आपके पास कोई भी सॉलिड शेप है, मान के चलो मेरे पास ये कोन है। ठीक है, मेरे पास, आपके पास, आपके भाई के पास, है ना, ये कोन है। ठीक, कोन मतलब कौन सा, आइसक्रीम वाला कोन। अब देखो, अब आप उस कोन में ऐसे करके झांक के देखोगे ना, आप उस कोन के अंदर झांक के देखोगे तो ये जो एंगल बनना है, ठीक है, झांक के देखोगे तो ये जो एंगल बनना है, ये आपका क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल कहलाएगा। जो अंदर को जो एंगल बनना होगा वो क्या कहलाएगा, सॉलिड एंगल। ठीक है, और सॉलिड एंगल हम हमेशा थीटा से, इसे भी थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, थीटा से डिनोट करते हैं। निकालते कैसे हैं वो चीज आप डीप में मत जाइए, इसमें एनसीईआरटी सिर्फ इतना आपसे पूछती है क्या कि आखिर इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। ठीक है, आपसे पेपर्स में सिर्फ यही पूछा जाता है कि आखिर इसकी एसआई यूनिट क्या होती है। तो सॉलिड एंगल की एसआई यूनिट आप हमेशा ध्यान रखेंगे, स्टे रेडियन। ठीक है, स्टे रेडियन। ठीक, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्लेन एंगल बताओ, प्लेन एंगल क्या होता है, तो एक टाइप से पेपर प्लेन है। ठीक है, अगर इस प्लेन में मैं कोई भी दो लाइंस ड्रॉ कर रहा हूं तो उन लाइंस के बीच का जो एंगल थीटा होगा वो आपका क्या हो जाएगा, प्लेन एंगल हो जाएगा। थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है आर्क लेंथ। ठीक है, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। ठीक है, इस पे एक दो क्वेश्चन भी बेस्ड है एनसीईआरटी में, वो भी मैं करा दूंगा, आर्क लेंथ अपॉन में रेडियस। ठीक है, तो इसे हम प्यार से एल अपॉन में आर भी लिखते हैं। अब इसकी ऐसा यूनिट भी हमेशा पूछी जाती है, ध्यान रखना, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, रेडियंस होती है। ठीक है, और वहीं हमने सॉलिड एंगल की वो क्या देखी, ऐसा यूनिट स्टे रेडियंस, बस उसमें स्टे ऐड हो जाता है। ठीक है, स्टे रेडियंस। ठीक, तो देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं डिराइव्ड यूनिट्स। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे फर्दर मूव करते हैं, उसमें हम देखेंगे कि आखिर डिराइव्ड यूनिट्स कितने तरीके की होती हैं और क्या क्या उसमें इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में 101% आएगी ही। ठीक है, तो डिराइव्ड यूनिट्स बहुत तरीके की होती हैं, मूव करते हैं आगे। तो अब देखिए डिराइव्ड यूनिट्स कौन सी होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूं कि डिराइव्ड यूनिट्स बहुत तरीके की होती हैं। ठीक है, बहुत तरीके की होती हैं, और आपके एनसीईआरटीज में जो गिवन है, जो आपके पेपर्स में हर बार पूछी जाती हैं, वो मैंने सारी यहाँ पर लिख के रखी हैं और नेक्स्ट पेज पर भी हैं, वो हम यहाँ से रीड करना चालू करते हैं। ठीक है, और मैं आपको इसमें से सबसे ज्यादा रिपीट हुई है एग्जाम्स में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिराइव्ड क्वांटिटीज देखेंगे, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी, ये सब एक टाइप से क्वांटिटीज है, पर कैसी क्वांटिटीज है, डिराइव्ड क्वांटिटीज, क्योंकि फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव होके मिली हैं। ठीक है, पहले हम क्वांटिटीज देखेंगे, फिर उनके डायमेंशनल फॉर्मूलाज देखेंगे, फिर उनकी ऐसे यूनिट्स देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एरिया। ठीक, एरिया देखिए आप होता क्या है, फॉर्मूला मैंने आगे लिख रखे हैं सबके, आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको फॉर्मूला भी एक टाइप से याद हो जाएंगे। ठीक है, मन में बैठ जाएंगे आपके फॉर्मूला। तो एरिया देखो, एरिया क्या होता है, एरिया लेंथ इनटू ब्रेड्थ का प्रोडक्ट होता है, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ को ही हम क्या कहते हैं, एरिया कहते हैं। तो देखिए अगर लेंथ का हमने डायमेंशन पीछे क्या देखा था, देखिए लेंथ का हमने डायमेंशन देखा था प्यारे साथी, लेंथ मतलब एल। ठीक, अब देखो लेंथ में ब्रेड्थ मल्टीप्लाई हो रही है, ब्रेड्थ भी एक टाइप से लंबाई है। ठीक है, लेंथ है, तो इसमें भी हम किसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे, एल का। ठीक है, तो एल इंटू एल, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, एल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम अपने बुक के अकॉर्डिंग m0 l0 मतलब एल स्क्वायर और टी 0 दिखाएंगे। ठीक है, तो अब यहां से आप देख सकते हैं कि आखिर डायमेंशनल फॉर्मूला होता क्या है। डायमेंशनल फॉर्मूला कुछ नहीं होता आपका, किसी भी क्वांटिटी को, ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में दिखाना विद द हेल्प ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, डायमेंशन क्या होते हैं, किसी भी चीज को m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c के फॉर्म में लिखना।
ठीक है, ये आपके डायमेंशंस होते हैं। ठीक, अब देखिए आपने एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला देख लिया, क्या होता है m0 l² t0। ठीक है, अब हम देखेंगे वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम क्या है, एक टाइप से लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट आपकी क्या है, वॉल्यूम है। तो देखिए लेंथ का डायमेंशन कैपिटल L, ठीक है, ब्रेड्थ भी एक टाइप से लंबाई है तो उसका भी क्या हो जाएगा L, और हाइट भी एक टाइप से लंबाई है तो ये भी क्या हो जाएगा L। तो पूरे का डायमेंशन क्या हो गया L3। ठीक है, हम इसे प्यार से m0 l³ t0 भी लिख सकते थे, आप लिख लेना आप नोट्स में। ठीक है, अब देखिए डेंसिटी, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं हम, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास का आपने क्या डायमेंशन पढ़ रखा है, कैपिटल M। ठीक है, अपॉन में वॉल्यूम का डायमेंशन आपने क्या पढ़ रखा है, L3। ठीक है, ऊपर ही पढ़ा है, देख लो ये रहा। तो अब हम इसे क्या लिख सकते हैं, ml-3। ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा प्लस का 3 तो ऊपर आके माइनस का 3 हो जाएगा। तो ml-3 t0 लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप, तो ml-3 और t0। ठीक है, तो आप देखिए स्पीड, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो स्पीड का हम डायमेंशन क्या लिखेंगे, डिस्टेंस एक टाइप से लेंथ है तो l अपॉन में t। ठीक है, इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, LT-1। ठीक है, और देखिए डिस्टेंस बोल लो, स्पीड बोल लो, चाहे वेलोसिटी बोल लो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप से क्या है, L लेंथ है, अपॉन में टोटल टाइम मतलब कैपिटल T, तो ये भी क्या हो जाएगा LT-1। ठीक है, सेम रहेंगे, स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन जो है सेम रहेगा, ये आप आगे चैप्टर में भी क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अब देखिए एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम के बराबर होता है। नेक्स्ट चैप्टर में आप क्लियर कर पाएंगे ये चीज को। ठीक है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी का आपने डायमेंशन क्या देखा, LT-1, यहाँ पे लिखेंगे LT-1, अपॉन में एक टाइम और है आपका तो अपॉन में t भी लिख देंगे। ठीक है, अब आप इसे फर्दर खोलोगे तो क्या आएगा आपका, t ऊपर जाके -2 हो जाएगा तो LT-2। ठीक है, अब हमने लिख दिया है। अब देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटेशन यहाँ पे लिख दिया, ग्रेविटी है ना। अब देखिए एक्सेलरेशन कोई भी टाइप का हो, ठीक है, एक्सेलरेशन ये हो गया आपका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू सक्षम भैया हो गया। ठीक है, ऐसे ही एक्सेलरेशन ड्यू टू सुमित हो गया। ठीक है, कोई भी एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू लिफ्ट हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू कार हो गया, बस हो गया, चाहे आपका कोई भी एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन का डायमेंशन अगर LT-2 है तो चाहे आपका कोई भी एक्सेलरेशन हो उसका भी डायमेंशन क्या रहेगा, LT-2 ही रहेगा। ठीक है, आपने देखा लेंथ एक टाइप से लंबाई है, डायमेंशन L, ब्रेड्थ भी एक टाइप से लंबाई है, डायमेंशन L, हाइट भी एक टाइप से लंबाई है, डायमेंशन L। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूं कि डायमेंशन कभी भी किसी भी क्वांटिटी का चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन का LT-2 ही रहेगा। अब देखिए लीनियर मोमेंटम, आप चीजों को यहाँ पे समझने की कोशिश मत करिए, नेक्स्ट चैप्टर्स में आपको धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, बस आप डायमेंशन फॉर्मूला कैसे निकालते हैं इस चीज पे ध्यान दीजिए, मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही लिख के दे दिया है। लीनियर मोमेंटम, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो मास का डायमेंशन कैपिटल M, वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, ऊपर हम पढ़ के आए हैं देखिए LT-1। ठीक है, तो LT-1 क्या हो जाएगा, MLT-1। ठीक है, अब देखिए एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस। मास का डायमेंशन कैपिटल M, वेलोसिटी का डायमेंशन LT-1 और रेडियस का डायमेंशन, रेडियस एक टाइप से लेंथ है तो L। ठीक है, तो क्या बन गया ML² और T-1। ठीक है, तो ML² T-1। अब देखिए फोर्स, फोर्स का फॉर्मूला मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब हमने मास का क्या पढ़ा था, कैपिटल M, एक्सेलरेशन का हमने क्या पढ़ा, LT-2। ठीक है, तो डायमेंशन क्या हो गया, MLT-2। ठीक है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट है फोर्स, मैं आपको इंपॉर्टेंट भी अभी मार्क करवाऊंगा, दिक्कत मत लीजिए। इंपल्स, इंपल्स का फॉर्मूला फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन क्या देखा आपने, MLT-2। ठीक है, और आपने टाइम का डायमेंशन क्या देखा, T, तो आपका ओवरऑल डायमेंशन क्या बन जाएगा, MLT, और यहाँ पे एक -1 कट जाएगा इससे T से, तो यहाँ पे हम काट दे रहे हैं। ठीक है, तो क्या बन जाएगा MLT-1। ठीक है, MLT-1, इसे आप ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब देखिए प्रेशर, प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स बटे में एरिया। इसका मतलब फोर्स का डायमेंशन MLT-2 अपॉन में एरिया का डायमेंशन L²। ठीक है, एक L से आप एक L काट सकते हैं। ठीक है, काट के मत दिखाना, मैं आपको इजी करने के लिए दिखा रहा हूं बस। ठीक है, काट के मत दिखाना आप एग्जामिनर को। ठीक, तो आपका क्या बनता है, ML-1 और T-2। ठीक, ML-1 T-2। ठीक, अब देखिए वो अगर आप काट के भी दिखाओगे तो आपके मास्टर अगर आपकी सुनते होंगे, अगर आप उनकी नजरों में अच्छे होंगे, ठीक है, आप मतलब उनसे घुले मिले होंगे एकदम अच्छे से, तो वो आपसे कुछ कह ही नहीं सकते। ठीक है, अब देखिए वर्क, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का डायमेंशन क्या पढ़ा था हमने, MLT-2। देखो मैंने कहा था ना फोर्स इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज आता है। MLT-2 मल्टीप्लाई में डिस्प्लेसमेंट का क्या पढ़ा हमने, L। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट एक टाइप से लेंथ है, तो ओवरऑल फॉर्मूला ML² T-2। अब देखिए आगे आप पढ़ोगे एनर्जी का डायमेंशन देखते हैं पहले। देखो आगे आप पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे कि एनर्जी एक टाइप से किसके इक्वल होती है, वर्क के इक्वल होती है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम। ठीक, तो एनर्जी क्योंकि वर्क के इक्वल होती है तो जो उसका डायमेंशन होगा वो भी किसके इक्वल होगा, वर्क के इक्वल होगा, तो ML² T-2। ठीक, अब देखिए पावर,
पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन में टाइम, ठीक है, ये भी आप आगे पढ़ोगे। तो वर्क का फॉर्मूला डायमेंशन फॉर्मूला एम एल स्क्वायर टी माइनस टू और अपॉन में टाइम का क्या हो जाएगा टी, ठीक है। तो बना क्या ओवरऑल एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री, ठीक है, ये ऊपर आ जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए लास्ट आपका टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला आप पढ़ते हैं फोर्स इंटू में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल टी माइनस टू, ठीक, और मल्टीप्लाई में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक टाइप से डिस्टेंस ही है, मैंने आपको कहा था, चाहे मेरे द्वारा लगे चाहे सुमित के द्वारा लगे, ठीक है, मैंने आपको वेलोसिटी के उससे समझाया था, एक्सेलरेशन के उससे, अब यहाँ पे डिस्टेंस भी देख लीजिए। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस का एल, ठीक है, तो क्या बना एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, ठीक। तो टॉर्क का आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखते हैं इनकी एसआई यूनिट्स क्या होती हैं, ठीक है। अब देखिए भाई डायमेंशन फॉर्मूला से ही अब हम ये एसआई यूनिट्स बनाना सीखते हैं कि आखिर कैसे बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे एम 0 है, टी भी 0 है, यहाँ पे एल का स्क्वायर है, ठीक है। लेंथ का एसआई यूनिट क्या पढ़ते हैं आप, मीटर, ठीक है। तो एल का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वॉल्यूम का डायमेंशन एल क्यूब, इसका मतलब यहाँ पे मीटर का क्यूब। लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर होती है ना, तो इस तरीके से समझिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला एम एल माइनस थ्री, मतलब एम का मास का डायमेंशन क्या होता है केजी और एल मीटर, ठीक है, -3, ठीक है। अब मेरी मानिए आप एक बार वीडियो को पॉज करके इन सब के डायमेंशन खुद से लिख लीजिए, ठीक है, या फिर आप समझते चलिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। अब देखो इसका डायमेंशन देखते हैं, इसका मतलब ऐसा यूनिट देखते हैं स्पीड या फिर वेलोसिटी की, ठीक है। तो एल टी माइनस वन मतलब मीटर, ठीक है, एल का मीटर हो गया और टाइम का क्या हो गया सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हम इसे मीटर पर सेकेंड भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन हो गया। अब इससे आपको ऐसा यूनिट बनानी हो तो लेंथ का मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का भी क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लीनियर मोमेंटम का क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस वन है, इसका मतलब एम का केजी, ठीक है, मास का ऐसा यूनिट केजी, लेंथ का ऐसा यूनिट मीटर और टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड, ठीक है, सेकंड की पावर -1 हो जाएगी, तो केजी मीटर पर सेकंड। इसका क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ठीक है। और फोर्स का क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही करके आप और फॉर्मूले कर सकते हैं। इसका इम्पल्स का क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड, ठीक है। और प्रेशर का क्या हो जाएगा केजी मीटर पर सेकंड और वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए वर्क का क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, मतलब पर सेकंड स्क्वायर प्लस का ही रहेगा क्योंकि हमने अपॉन लगा दिया, ठीक। अब देखिए इधर एनर्जी का क्या हो जाएगा, जो वर्क का डायमेंशन होगा, जो वर्क का ऐसा यूनिट होगी वही एनर्जी की होगी, तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। और पावर का क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, ठीक है। और टॉर्क का क्या हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब मैं यहीं पे आपको इंपॉर्टेंट बता दे रहा हूं जो आपको किसी भी कीमत पर याद रखने हैं, ठीक है। याद कौन कौन से रखने हैं देख लीजिए आप। सबसे पहले आप जो है एक तो स्पीड और वेलोसिटी का डायमेंशन याद रखेंगे, ठीक है। फिर आप एक्सेलरेशन का डायमेंशन याद रखेंगे, ठीक है। और फिर आपको मैं बताता हूँ फोर्स का आप याद रखेंगे। फिर आप जो है वर्क का याद रखिएगा, ठीक है, वर्क या फिर एनर्जी बोलूँ मैं। और आप किसका याद रखेंगे, और बस यही आपके इंपॉर्टेंट है, 1 2 3 4 5 आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। और आगे एंगल वगैरह का भी देखेंगे तो वो भी आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। एक और चीज समझिए क्या कि हम जो है कुछ ऐसा यूनिट्स को हम नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, मान के चलिए यहाँ पे देखिए आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फोर्स, ठीक है। फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए हमारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करा कि केजी एक टाइप, मतलब ये फोर्स एक टाइप से बहुत ज्यादा यूज होने वाला मतलब ऐसा बहुत ज्यादा यूज होने वाली एज अ फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। तो उनने क्या नोटिस करा कि फोर्स को भाई हमारी यूनिट क्या पढ़ते हैं केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पढ़ते हैं, इसको एक हम अलग ही नाम दे सकते हैं इसके ऐसे यूनिट को। क्या नाम दे दिया उनने, न्यूटन नाम दे दिया, ठीक है, न्यूटन नाम दे दिया उन चाचा ने। क्या कि आज से हम केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को न्यूटन बोलेंगे, और अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप उसे कैपिटल एन भी लिख सकते हो, ठीक है। और फिर उन्होंने बोला कि यहीं तक सीमित नहीं है ये बात, आप जो है आगे मूव करेंगे ना प्रेशर पर, तो प्रेशर का आप फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं फोर्स अपॉन एरिया, ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसे भी प्यार से हम क्या बोलने लगे, पास्कल बोलने लगे। क्यों, क्योंकि ये पास्कल साहब ने बनाया था तो उन्होंने अपने नाम पे ही दे दिया पास्कल, और आप इसे शॉर्ट में पीए भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम आगे एक और चीज देखते हैं कि वर्क, ठीक है, वर्क का हम बड़ा क्या पढ़ते हैं, बड़ा वाला ऐसा यूनिट केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको भी हमने एक शॉर्ट में नाम दे दिया जूल, ठीक है। इसे कैपिटल जे से डिनोट करते हैं। आप चाहे वर्क का देख लीजिए चाहे आप एनर्जी का देख लीजिए, इसका भी क्या हो जाएगा जूल हो जाएगा।
इसे भी हम कैपिटल J से दिखाएंगे, ठीक है। और पावर का आप जानते ही हैं, पावर का ये ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, इसे हम केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब को क्या बोलेंगे, आज से हम बोलेंगे वाट। इसे कैपिटल W से भी डिनोट करते हैं, ठीक है। वाट बोलो वॉट बोलो, मेरी भाषा में तो भाई मैं इसको वाट बोलता हूँ, ठीक है। अब देखिए टॉर्क, टॉर्क का तो यही रहेगा, ठीक है। अब देखिए टॉर्क का हम देखो, हाँ टॉर्क का हम यहाँ से इसका फॉर्मूला देख के फोर्स का क्या करते हैं न्यूटन और डिस्टेंस का मीटर, तो न्यूटन मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। और एनर्जी का क्या लिख सकते हैं, एनर्जी और वर्क अपॉन टाइम, तो हाँ वर्क, ये पावर का आप लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड, ठीक। तो मतलब ये कुछ हमने ऐसा यूनिट्स देखी जो कि आप पढ़ने ही वाले हो, आगे पढ़ने वाले हो, अभी याद हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, प्रभु का नाम लो और जो याद होता है वो ग्रैब कर लो, ठीक है। बाकी आप इस वीडियो को, या फिर आपने नोट्स बना लिए तो नोट्स को एक दो बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। वीडियो दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नोट्स को बनाइए आराम से प्यार से और उन नोट्स को बार बार पढ़िए, ठीक है। अब हम आगे मूव करते हैं। अब देखिए आपकी 16th डिराइव्ड क्वांटिटी है स्ट्रेस, ठीक है। मतलब स्ट्रेस जो है वो वाला स्ट्रेस नहीं है जो आपको मतलब कभी कभी होने लगता है कि मम्मी मेरे को स्ट्रेस हो रहा है, पापा मेरे को स्ट्रेस, वो वाला स्ट्रेस नहीं है, ठीक है। स्ट्रेस ये एक टाइप से फिजिक्स का स्ट्रेस है, ठीक है। स्ट्रेस आप आगे जाके पढ़ने वाले हो चैप्टर्स में, 7th 8th चैप्टर में, तो आप वहीं पर इसे अच्छे से समझ लेना। जब तक के लिए बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, अभी हम इसे थोड़ा बहुत डायमेंशन वगैरह पढ़ लेते हैं इसके, ठीक है। तो देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। फोर्स कोई सा भी हो, मैं मतलब नहीं है, फोर्स की ऐसा यूनिट, मतलब ऐसा यूनिट नहीं, पहले डायमेंशन देख लेने। फोर्स का डायमेंशन MLT-2 है तो MLT-2 ही रहेगा, अपॉन में एरिया, एरिया का डायमेंशन क्या होता है L², ठीक है। तो एक L से एक L हम काट सकते हैं, तो डायमेंशन क्या बनता है ML-1T-2, ठीक है। अब देखिए इसका डायमेंशन ML-1T-2 पढ़ चुके हैं। अब हम देखते हैं इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, तो मास का केजी पर मीटर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मतलब ये प्लस का आएगा, इसे हम मतलब अगर आप वैसे देखना चाहें तो केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और देखिए हम स्ट्रेस का ऐसा यूनिट क्या पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं। अब देखो आप इसका प्यार से ऐसा यूनिट क्या लिख सकते हो, फोर्स का हम न्यूटन पढ़ के आ चुके हैं और एरिया का हम मीटर स्क्वायर पढ़ के आ चुके हैं, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब थोड़ा मॉडर्न जमाना हो गया है तो आप इसे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए स्ट्रेन, ठीक है, स्ट्रेन भी आप इसी चैप्टर में पढ़ने वाले हो जिस चैप्टर में स्ट्रेस पढ़ोगे आप। स्ट्रेन क्या होता है, स्ट्रेन होता है एक टाइप से चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, इसका मतलब लेंथ बटे में लेंथ, ठीक है। लेंथ बटे में लेंथ L अपॉन L, तो एक टाइप से इसका डायमेंशन 1 निकल के आएगा जो कि आपका डायमेंशन लेस कहलाता है, डायमेंशन लेस, ठीक है। आप इसे प्यार से M0 L0 T0 भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, प्यारे साथी आपकी श्रद्धा है वो, ठीक है। अब देखिए डायमेंशन लेस हो गया है हमारी क्वांटिटी, तो आपसे पूछी भी जाती है ये चीज MCQ में कि स्ट्रेन आपकी कैसी क्वांटिटी है, तो आप क्या टिक करके आएंगे, डायमेंशन लेस, ठीक है। अब देखिए अब इसकी ऐसा यूनिट की बात करें तो स्ट्रेन की ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगी, कुछ भी नहीं होगी, हम उसे 1 लिखते हैं, ठीक है। ऐसा यूनिट इसकी कुछ नहीं होती तो यहाँ पे 1 लिखते हैं, या फिर आप नील भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए या फिर आप कुछ भी लिख दो, मतलब इसकी कुछ ऐसा यूनिट होती नहीं है, ठीक है। अब देखिए इलास्टिक कांस्टेंट जो कि स्ट्रेस और स्ट्रेन पे डिपेंड करता है। स्ट्रेस की आपने ऐसा यूनिट क्या पढ़ी, मतलब डायमेंशन क्या पढ़ा आपने, ML-1T-2 अपॉन में स्ट्रेन का डायमेंशन, मतलब है ना, डायमेंशन क्या पढ़ा आपने, 1 पढ़ा, तो इसका ओवरऑल डायमेंशन क्या हो जाता है ML1 ये T-2, ठीक। अब देखो इसकी ऐसा यूनिट भी क्या हो जाती है जो स्ट्रेस की ऐसा यूनिट थी, क्या, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखिए एंगल, एंगल एक टाइप से लेंथ अपॉन रेडियस है, ठीक है। मतलब कैपिटल L अपॉन में कैपिटल L, दोनों एक टाइप से लेंथ हैं, तो लेंथ से लेंथ कट के ये आ गई। इसका मतलब एंगल आपकी कैसी क्वांटिटी होती है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है, ठीक है। यहाँ पे घबराना नहीं है बिल्कुल, हमेशा डायमेंशन लेस टिक करके आना है, ठीक है। और देखो अगर मैं इसकी ऐसा यूनिट पूछूं तो आपको पता होगा, आप चाहे मैथमेटिक्स में देख लो, चाहे फिजिक्स में देख लो, चाहे केमिस्ट्री में तो वैसे यूज नहीं होता एंगल, आप कहीं भी देख लो, एंगल एक बहुत ज्यादा यूज होने वाली क्वांटिटी है। इसलिए हम एंगल का हमेशा कुछ ना कुछ हमारे साइंटिस्ट ने क्या करा, एक मतलब ऐसा यूनिट आपको दे दी, क्या दे दी, रेडियंस, ठीक है। आप कभी भी एंगल की ऐसा यूनिट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, रेडियन पढ़ते हैं, जिसे प्यार से हम RAD बुलाते हैं, रेड, ठीक है। रेडियन पढ़ते हैं आप, रेड बुलाते हैं इसे प्यार से। अब एंगुलर वेलोसिटी लास्ट है आपका, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक टाइप से आपका एंगल ही हो जाता है जिसका डायमेंशन 1 के बराबर होता है, तो इसका मतलब 1/T लिख सकते हैं, आप इसे 1/T लिख सकते हैं, तो इसका डायमेंशन T-1 हो गया, ठीक है। अब इसकी ऐसा यूनिट भी क्या हो जाएगी, सेकंड इनवर्स, ठीक। तो अब आपने कुछ इंपॉर्टेंट वो पढ़ लिए, अब मैं इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करा दे रहा हूँ। एंगल आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, और दूसरा आपको ये बस यही इंपॉर्टेंट है इसमें एंगल इस पेज में, ठीक है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको थोड़ा कंसेप्चुअल क्लियरेंस मिलेगा, तो मूव करते हैं। देखिए
आपसे पहला क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड ऐसा यूनिट। डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है आपको और ऐसा यूनिट फाइंड करनी है ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। फॉर्मूला आपको मैंने बता रखा है F बराबर G m1m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अगर आपकी यूटीज हैं, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला गिवन होगा, पर अगर आपके हाफ ईयरली वगैरह हैं जिसमें आप ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ चुके हैं तो आपको ये फॉर्मूला हो सकता है एग्जामिनर ना गिवन दे। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला यहीं पे याद कर लेना है। वैसे तो आप याद हो चुका होगा, अभी तक 9th क्लास में भी आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन चैप्टर। F बराबर G m1m2 अपॉन r स्क्वायर। देखिए, अब अगर आपको फॉर्मूला गिवन है, आप डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं? तो देखो, यहाँ से आप G की वैल्यू निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि आपको ग्रेविटेशन का ही आपको डायमेंशनल फॉर्मूला और ऐसा यूनिट निकालनी है। ठीक है, तो G की वैल्यू क्या हो जाएगी? F r स्क्वायर अपॉन में m1m2। ठीक है, अब देखिए, इसका अगर मैं डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने जाऊं तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं आप? m_L_T-2 पढ़ते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में रेडियस का स्क्वायर मतलब L का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में m1 इंटू m2 मतलब मास इंटू मास, तो एक साइड से मास का स्क्वायर। ठीक है, तो एक m से एक m काट सकते हैं आप। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका? m ये ऊपर आ जाएगा तो m इनवर्स। ठीक है, l की l स्क्वायर में मल्टीप्लाई तो l3t-2, तो m-1 l3t-2। ठीक है, ये इसका क्या बन गया? डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। अब इसका ऐसा यूनिट यहीं से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका ए पार्ट हो चुका है। अब इसका बी पार्ट जिसमें कि हमें ऐसा यूनिट फाइंड करनी है, तो ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? यहाँ से देख के बताइए मेरे को। kg इनवर्स मीटर क्यूब सेकंड -2। सिंपल, इससे आसान मेरे ख्याल से कुछ नहीं हो सकता है। क्वेश्चन काफी आसान था, पर ये चैप्टर मतलब आपके एग्जाम्स में जरूर पूछा जाता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन लिखे हैं, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अगर नहीं आता है तो आपका पेपर ही बेकार होना है। ठीक है, तो जरूर आप इस चीज को जहन में रखना कि 2 क्वेश्चंस में ऐसे लाए हूं जो कि मोस्ट रिपीटेड है। ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं देना बोलूंगा। अब देखिए, डिड्यूस द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर आर। आर क्या है यहाँ पे? रेडवर्स कांस्टेंट, या फिर मतलब रेडवर्स नहीं, सॉरी, गैस कांस्टेंट है, क्योंकि आपको आइडियल गैस इक्वेशन गिवन है। ठीक है, तो आप देखिए, आइडियल गैस इक्वेशन में P प्रेशर के बराबर होता है, V वॉल्यूम होता है, ये आपको गिवन होगा। N आपका नंबर ऑफ मोल होता है, मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। T आपका टेम्परेचर और R आपका गैस कांस्टेंट है। आपको गैस कांस्टेंट की क्या करनी है? डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। अब देखो कैसे करेंगे। हमें रिलेशन गिवन है PV बराबर nRT। ठीक है, हमें निकालना क्या है? R का डायमेंशन। तो R बराबर किसके हो जाएगा? PV अपॉन में NT के बराबर। ठीक है, PV अपॉन में NT के बराबर। अब देखो, P क्या है? एक टाइप से प्रेशर। ठीक है, प्रेशर का आपने डायमेंशनल फॉर्मूला क्या पढ़ा था? प्रेशर एक टाइप से क्या होता है? फोर्स अपॉन में एरिया होता है। ठीक है, फोर्स अपॉन में एरिया, मल्टीप्लाई में क्या है? वॉल्यूम। ठीक, वॉल्यूम है। ठीक है, और अपॉन में क्या है? N इंटू में T से टेम्परेचर। ठीक है, अब देखिए, एरिया से आप लेंथ इंटू ब्रेड्थ काट दीजिए, फिर बचेगा क्या आपका? हाइट बचेगा। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ से लेंथ इंटू ब्रेड्थ काट दीजिए, बचा क्या? हाइट बचा आपका। तो फोर्स इंटू में हाइट अपॉन N इंटू में T। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन m_L_T-2। ठीक है, हाइट का डायमेंशन L। ठीक, अपॉन में N नंबर ऑफ मोल का डायमेंशन हो जाएगा आपका मोल। ठीक, और टेम्परेचर का डायमेंशन केल्विन। ठीक है, अब देखिए, इसका अगर हम पूरी बात करें तो क्या बन जाएगा? m L स्क्वायर, L में L मल्टीप्लाई तो L स्क्वायर T-2 और मोल इनवर्स। ठीक है, और आपका K इनवर्स। ये आपका पूरे का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। मैं इन दोनों में से इंपॉर्टेंट की सबसे ज़्यादा बात करूं तो दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दोनों ही अपने आप में एक अलग अलग दम रखते हैं अपने आप में, तो आप दोनों को ही पढ़ के जाइएगा। अब आगे मूव करते हैं। तो साथियों, आप देखिए कि आखिर कुछ स्टैंडर्ड्स एंड प्रैक्टिकल यूनिट्स लेंथ, मास और टाइम की क्या होती हैं। देखो, लेंथ, मास और टाइम, ठीक है, अपने आप में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, तो इनका हम स्पेसिफिक अलग ही एक स्टैंडर्ड्स और प्रैक्टिकल यूनिट्स देखने वाले हैं। ठीक है, मतलब जो अप्लाई होने वाली यूनिट्स हैं ना, जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं, और जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं, ठीक है, उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये ज़्यादातर टीचर्स पढ़ाते नहीं है, पर मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे MCQ जरूर बनता है। ठीक है, आपके एग्जाम्स में MCQ जरूर बनता है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपसे बोलूँ कि लेंथ की ऐसा यूनिट क्या होती है, ये तो आप पढ़ के आ चुके हैं। क्या होती है? मीटर। ठीक है, मीटर्स होती है, इसे हम स्मॉल m से भी डिनोट करते हैं। पर वहीं अगर मैं आपसे लार्जेस्ट यूनिट बोलूं लेंथ की, तो वहीं पे आप घायल हो जाएंगे। ठीक है, आपको जो है दिन में ही तारे दिखने लगेंगे कि भाई ये क्या पूछ लिया। तो देखो, लार्जेस्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं ना, लेंथ की, ये अक्सर जो है, ये चीज मैं बता रहा हूं आपको, ये मैंने खुद देखा ये चीज कि अक्सर ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी अगर फिजिक्स से कोई मतलब गोल्डन क्वेश्चन आता है तो वो यही आता है, क्या कि लार्जेस्ट यूनिट बताओ लेंथ की क्या होती है। तो आप अभी से ध्यान रख लेंगे क्या होती है? पारसेक। ठीक है, इसे हम स्मॉल में PC भी बोलते हैं। ठीक है, स्मॉल p और c। ठीक, अब देखिए, अगर मैं स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करूं लेंथ की, तो क्या हो जाती है? प्लैंक लेंथ। प्लैंक लेंथ।
ठीक है, प्लैंक लेंथ। अब देखिए यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स देखने वाले हैं जो कि मतलब यूज आता है उनका, जरूर डेली लाइफ में जरूर यूज आता है। देखिए सबसे पहले तो आप क्या पढ़ेंगे, ए यू, कैपिटल ए और कैपिटल यू। आपने कभी ना कभी सुना होगा इस यूनिट का नाम एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जो कि अक्सर हमारे एस्ट्रोनॉट्स यूज करते हैं जब भी उन्हें एस्ट्रोनॉमी की पढ़ाई करनी हो। क्या कि ये एक्चुअल में कुछ नहीं होता, एक टाइप से एक्चुअल डिस्टेंस होती है, ठीक है, एक्चुअल डिस्टेंस होती है। 1 AU किसके बराबर होता है, एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ के। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ को हम क्या बोलते हैं, AU बोलते हैं, पार्सेक बोलते हैं, मीटर बोलते हैं, प्लैंक लेंथ बोलते हैं। तो आप क्या टिक करके आएंगे, AU, ठीक है। ये AU क्या होता है, 1 AU बराबर एक्चुअल लेंथ बिटवीन सन एंड अर्थ, ठीक है। अब देखिए लाइट ईयर्स भी आपने कभी ना कभी सुना होगा, ठीक है, लाइट ईयर्स, लाइट ईयर्स। अब देखो लाइट की स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ी हो सकता है गलत हो, स्पेलिंग पे मत ध्यान दो यार, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, समझो थोड़ी भावनाओं को। हाँ तो देखो एक आपको इंपॉर्टेंट रिलेशन जानने को मिलता है पार्सेक और लाइट ईयर्स में, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट रिलेशन अगर मैं कुछ कहूँ इसमें याद रखने को, तो वो इंपॉर्टेंट रिलेशन याद रखो, 1 पार्सेक बराबर 3.26 लाइट ईयर्स के बराबर होता है, ठीक है। मतलब लाइट ईयर्स जिससे कि हम दूर दूर के स्टार्स के बीच की दूरी नापते हैं, उनसे भी बड़ी जो लेंथ होती है वो क्या होती है, 1 पार्सेक होती है। कितनी गुना, 3.26 गुना, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं जो है यहाँ पर लिख के ला सकता था कि आखिर इनकी मतलब वैल्यूज कितनी होती है, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है भाई। जो इंपॉर्टेंट है उसको ग्रैब करने की कोशिश करो, फालतू का पढ़ना क्यों है, समय बर्बाद करना क्यों है, जब कभी पूछी नहीं जाती वो चीज़, ठीक है ना। तो आपसे कभी टीचर पूछेगा, जो समझो भावनाओं को थोड़ा। अब देखो सेकंड हम प्रैक्टिकल यूनिट्स किसकी पढ़ने वाले हैं, मास की, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा यूनिट, इसकी स्टैंडर्ड यूनिट हो जाएगी आपकी मास की किलोग्राम्स, ठीक है, किलोग्राम्स। कभी भी ग्राम मत लगा के आ जाना भाई, कंफ्यूज रहते हैं इसमें लोग, ठीक है। किलोग्राम पढ़ते हैं हम, हमेशा ध्यान रखना। लार्जेस्ट यूनिट मास की, अगर मैं इस पर आपको थोड़ा गर्व भी होगा, लार्जेस्ट यूनिट क्या होती है मास की, CSL, ठीक है। इसे हम प्यार से मतलब फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, चंद्रशेखर लिमिट, चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। देखो चंद्रशेखर सर के नाम पे ही आपकी ये लार्जेस्ट यूनिट रखी गई है इंडिया में, ठीक है। इंडिया में नहीं, इंटरनेशनल है भाई ये, CSL, चंद्रशेखर लिमिट, ठीक है। CSL, अगर हम CSL की बात करें तो CSL का एक चीज आपको याद रखना है कि 1 CSL जो है, ठीक है, 1 CSL किसके बराबर होता है, 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, ठीक है। सन का मान के चलो मास अगर m है तो 1 CSL किसके बराबर होता है, 1.4 m के बराबर होता है। सोचो कितनी बड़ी यूनिट है CSL आपकी, ठीक है। तो 1 CSL बराबर 1.4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ सन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे स्मॉलेस्ट यूनिट अगर मैं बात करूं तो देखो कंसीडर तो आपकी मिलीग्राम करी जाती है, आप मिलीग्राम ही ध्यान रखो। ये मिलीग्राम में यहाँ पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मिलीग्राम आपके NCERT बुक में गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से आगे जाने की कोशिश मत करो, इससे स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मास की आप क्या मानोगे, आज से मिलीग्राम मानोगे, ठीक है। अगर कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स की मैं बात करूं तो प्रैक्टिकल यूनिट्स यहाँ पे 1 क्विंटल हो जाती है। क्विंटल आपने पढ़ा होगा कितना होता है, 100 kg होता है। टन भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है, टन कितना होता है, 1 टन 1000 kg के बराबर, ठीक है। इसका मतलब 1 टन में 10 क्विंटल होते हैं। और आपने कभी ना कभी पाउंड भी पढ़ा होगा, 1 पाउंड में जो है 0.4537 kgs होते हैं, ये याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अलावा और भी प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं, पर याद रखने वाली यही है 3, ठीक है। अब देखो इसकी ऐसा यूनिट पढ़ी, अब हम मूव करते हैं टाइम पर। टाइम की ऐसा यूनिट क्या होती है, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप मेरे से बोलोगे भैया सेकंड होती है, ठीक है, जो कि आपको रट चुकी होगी अभी तक, सेकंड। और प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करूं तो इसमें कुछ प्रैक्टिकल यूनिट होती हैं, जैसे 1 वीक, ठीक है। 1 वीक एक टाइप से टाइम ही है, कितना टाइम है, 7 डेज के बराबर होता है। इसका मतलब 7 × 24 आवर्स के बराबर होता है। इसका मतलब 7 × 3600 सेकेंड्स के बराबर होता है, ठीक है। 1 वीक की हमने बात देख ली। अब एक और चीज आती है 1 ल्यूनार मंथ, ठीक है, जो है 28 डेज के बराबर होता है, ठीक है। 1 ल्यूनार मंथ हो गया। और एक चीज आप पढ़ते हैं इसमें 1 शेक, ठीक है। 1 शेक जो है, शेक एक टाइप से टाइम की स्मॉलेस्ट यूनिट है, मतलब स्मॉल यूनिट है, जो कि आप किसके बराबर पढ़ते हो, 10⁻⁷ सेकंड के बराबर, ठीक है। एक आपका ल्यूनार मंथ होता है, एक सोलर मंथ होता है। सोलर मंथ आप जानते ही हैं। और 1 शेक में 10⁻⁸ सेकंड होते हैं, सॉरी, तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो गई थी, ठीक है। अब देखिए प्रीफिक्सेस पढ़ने वाले हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्सेस हैं जो कि आपके लेंथ के पीछे भी लग सकते हैं, मास के पीछे भी और टाइम के पीछे भी, ठीक है। तो कुछ प्रीफिक्सेस हम यहाँ पे पढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, मेगा, ठीक है। प्रीफिक्स मतलब जानते हैं जो पहले ही फिक्स हो जाए, किसी भी एक क्वांटिटी के पहले फिक्स होने वाली जो यूनिट्स हैं वो आप प्रीफिक्सेस पढ़ते हो, जैसे मेगा, ठीक है। मेगा की वैल्यू आप क्या पढ़ते हो, 10⁻⁻⁶, ठीक है। 1 मेगा केजी में कितना केजी हो जाएगा, 10⁻⁶ kg बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं आपसे बोलूं
किलो, ठीक है, तो 10⁻³ मैं आपसे बोलूं कि 1 किलोग्राम कितना होता है, तो आप बोलेंगे 10⁻³ ग्राम होता है, ठीक है, उसे हम 1 kg बोलते हैं। मैं आपसे पूछूं 1 किलोमीटर कितना होता है, तो आप मेरे से बोलेंगे 10⁻³ मीटर होता है, ठीक है, उसे हम 1 किलोमीटर बोलते हैं। अब देखिए डेसी, ठीक है, डेसी की यूनिट क्या होती है 10⁻⁻1, सेंटी की वैल्यू क्या होती है 10⁻², ठीक है, और मिली की यूनिट क्या होती है 10⁻3, माइक्रो की यूनिट 10⁻6, नैनो की यूनिट 10⁻9, पीको की यूनिट 10⁻12 और फर्मी की यूनिट 10⁻15 और फेम्टो की 10⁻15। अब देखो फर्मी और फेम्टो में अंतर क्या है कि फर्मी आपके पर्टिकुलर किसके लिए, लेंथ के लिए, ठीक है, और यहाँ पे नैनो भी पर्टिकुलर किसके लिए, लेंथ के लिए, ठीक, ये चीज़ आप ध्यान रखना। और बाकी मिलीग्राम भी सुना होगा आपने, मिलीमीटर भी सुना होगा, ठीक है, तो ये लेंथ मास दोनों के लिए यूज हो जाती है। अब देखो इस पेज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें अगर मैं आपको बोलूं जो आपको याद रखनी है, तो सबसे पहले तो आप ये रिलेशन याद रखेंगे, ठीक है, और आप याद रखेंगे ये वाली लाइन, ये इस पेज की बोलूं या फिर इस चैप्टर की बोलूं एक इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, और आप ध्यान रखेंगे 1 CSL की कंपैरिजन टू दी मास, ठीक है, मास ऑफ द सन के, तो और लार्जेस्ट यूनिट जो है CSL होती है। और आप क्या ध्यान रखेंगे, आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि आपका ल्यूनर मंथ क्या होता है और आपका सोलर मंथ क्या होता है, ठीक है, सोलर मंथ में जो है आपके 30 डेज भी होते हैं और 31 डेज भी होते हैं, ठीक है, और बाकी जिसमें 28 डेज हो जाए वो आपका ल्यूनर मंथ कहलाता है। और इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट याद रखने वाली है, मैं आपको प्रीफिक्सेस बता दे रहा हूँ इंपॉर्टेंट, किलो सबसे इंपॉर्टेंट है, और मिली, माइक्रो और आपका नैनो, और यहाँ पे पी को भी पूछा जाता है, और फर्मी, ठीक है, ये आपके इंपॉर्टेंट बता दिए मैंने। एक और यहाँ पे जोड़ दे रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे को अभी याद आया, आपका आता है एक एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम की वैल्यू होती है 10⁻10 मीटर, ठीक है, 10⁻10 मीटर, ठीक है, ये भी आपको याद रखने वाला है स्पेसिफिक उसके लिए, लेंथ के लिए, ठीक है। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की, जो कि है आपका एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। मतलब जो भी हम डायमेंशन निकालना ये सब चीजें सीख के आए हैं उनकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि आखिर हम उन्हें अप्लाई कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं कहूंगा इस चैप्टर में सबसे ज्यादा जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पोर्शन अब आप पढ़ने वाले हो, तो इसलिए अपने कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए ताकि अब थोड़े मतलब आपको एकदम फोकस से पढ़ना है इसके आगे, क्योंकि सबसे ज्यादा चैप्टर में क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो देखिए एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस में सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि आखिर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, उसके बाद हम सारी एप्लीकेशंस को कवर करेंगे, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आपसे एक सिंपल सी बात कहता है कि हम सिर्फ सेम क्वांटिटीज को ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए डेफिनेशन पढ़ लीजिए सबसे पहले, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ओनली सेम क्वांटिटीज कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। मान के चलिए एक एग्जांपल के लिए, मैं अगर लेंथ में फोर्स को ऐड कर रहा हूं, है ना, दोनों अपने आप में एक अलग अलग क्वांटिटी है, तो मान के चलो मैं लेंथ में फोर्स को अगर ऐड कर रहा हूं, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि लेंथ को फोर्स में ऐड कर दूं तो कुछ मेरे को ऐसा प्रोडक्ट मिले जो कि आज तक नोन हो? ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है। मतलब इसलिए ये एकदम सिंपल बात कहता है, ये देखो ये तो आपका रॉन्ग प्रूफ कर दिया। क्या रॉन्ग प्रूफ कर दिया? कि हम कभी भी अलग अलग क्वांटिटीज को जोड़ ही नहीं सकते। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं, आप इसको इसी एग्जांपल से याद रखना, क्या कि अगर हम चॉकलेट में चॉकलेट को जोड़ेंगे, ठीक है, चॉकलेट में चॉकलेट को जोड़ेंगे तो हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? चॉकलेट मिलेगा। पर अगर मैं कहूं कि आप चॉकलेट को इस पेन में जोड़ दो, आप चॉकलेट को इस पेन में मिला दो, तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो अननोन होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसलिए हमेशा कहा जाता है कि हमेशा सेम क्वांटिटीज को ही ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करो। कहने का मतलब यह है कि हमेशा सेम क्वांटिटीज ही ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं। जैसे हम जो है लेंथ में ही लेंथ जोड़ सकते हैं। लेंथ में आप क्या प्लस कर सकते हो? सिर्फ लेंथ प्लस कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो आंसर मिलेगा वो भी क्या मिलेगा? लेंथ ही मिलेगा, ठीक है। और या फिर मैं एक और एग्जांपल दूं, आप जो है मान के चलो मैं एक एग्जांपल देता हूं, थोड़ा जनरल एग्जांपल। मान के चलो आप ax² प्लस bx प्लस c इनको ऐड करते हैं, तो इसका कहने का मतलब पता है क्या है? इसका कहने का मतलब ये है कि ax² और bx और c जो भी क्वांटिटीज हैं आपस में कैसी हैं? सेम है, सिमिलर है, ठीक है। तीनों का डायमेंशन अगर आप निकालने जाओगे तो तीनों का डायमेंशन क्या होगा? सेम होगा। इस टॉपिक को थोड़ा इस क्वेश्चन से और ज्यादा ब्रीफ में समझते हैं। मान के चलो इफ x प्लस at प्लस bt² बराबर c के है, ठीक है, तो हमें फाइंड करना है a और b और c का डायमेंशन फॉर्मूला। मान के चलो x यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है और t यहाँ पे टाइम दे रखा है, ठीक है। तो हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में हमें बता रखा है कि x प्लस at प्लस bt² c के बराबर है। इसका मतलब यहाँ पे x और at और bt² आपस में क्या हो रहे हैं? ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब चॉकलेट प्लस चॉकलेट प्लस चॉकलेट, तो प्रोडक्ट में जो हमें मिल रहा है वो भी क्या मिलेगी? चॉकलेट ही मिलेगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आप सिंपली यहाँ पे कह सकते हो
अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ऐसे क्वेश्चन करने का तरीका यहाँ पे समझ लीजिए, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है, डायमेंशन ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ AT, BT स्क्वायर, C, ठीक है। कहने का मतलब ये है आपको ये लैंग्वेज लिखनी ही पड़ेगी कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी डायमेंशन ऑफ x का डायमेंशन जो है वो AT के बराबर होगा, BT स्क्वायर के बराबर होगा और C के बराबर होगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि x इज इक्वल टू AT इक्वल टू BT स्क्वायर इक्वल टू C के, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन में देखोगे तो आपको A का, B का और C का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। तो यहाँ से डायरेक्टली आपको दिखता है कि C जो है किसके बराबर है, x के बराबर है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ से कहना चाहूँ कि x इक्वल टू C, तो x क्या है यहाँ पे डिस्टेंस है, डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, L होता है, ठीक है। तो C का डायमेंशन यहाँ से क्या निकल के आ गया, L निकल के आ गया, ठीक है। और वहीं यहाँ पे आप देख सकते हो x जो है AT के बराबर है, तो यहाँ पे लिख लीजिए x इक्वल टू AT, ठीक है। आपको A का डायमेंशन भी फाइंड करना है, तो x की जगह आप L लिखोगे, T की जगह कैपिटल T लिखोगे उसका डायमेंशन और A, ठीक है। तो A का डायमेंशन क्या आ गया, LT-1, ठीक है। ये T यहाँ पे डिवाइड में चला जाएगा, तो A का डायमेंशन क्या आ गया, LT-1। अब यहाँ पे देखो x को आप डायरेक्टली BT स्क्वायर के बराबर लिख सकते हो, x इज इक्वल टू BT स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x की जगह आप L लिखोगे इक्वल टू में B, T की जगह आप कैपिटल T लिखोगे और उसका भी स्क्वायर, ठीक है। तो B की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, LT-2, ठीक है। तो आप देखो क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पे C का डायमेंशन फाइंड कर चुके हो, A का डायमेंशन और B का डायमेंशन, और वही आपसे क्वेश्चन में पूछा था। तो हमने क्या करा, सिंपली चॉकलेट में चॉकलेट प्लस करी और हमें प्रोडक्ट में जो मिला, आंसर में जो मिला वो भी क्या मिला, चॉकलेट ही मिला। तो सिंपली यहाँ पे तीनों जो क्वांटिटीज हैं क्या है, सेम है अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपनी एप्लीकेशंस। तो देखिए पहली एप्लीकेशन क्या है आपकी, देखिए पहली एप्लीकेशन आपको बताती है कि हम जो है फाइंड कर सकते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट, ठीक है, इन अ गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट में। मतलब मान के चलो अगर आपको लेंथ जो है किलोमीटर में गिवन है, आपसे क्वेश्चन में बोला गया है कि आप उसे मीटर में फाइंड करो, तो आप पहली एप्लीकेशन के दौरान, मतलब पहली एप्लीकेशन के द्वारा आप क्या है फाइंड कर सकते हो 1 किलोमीटर को मीटर में कैसे कन्वर्ट करें। ये चीज आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू पहली एप्लीकेशन या फिर बाय द हेल्प ऑफ पहली एप्लीकेशन, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन की मदद से समझते हैं इसे। मान के चलो फाइंड द यूनिट ऑफ A एंड B इन इक्वेशन। आपको एक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, ये आपको इक्वेशन गिवन है, और मैं जो क्वेश्चन अभी करा रहा हूँ ना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस आपको डायरेक्टली अपने एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, अगर ये ना मिले तो इन पर बेस्ड देखने को मिलेंगे। उसके लिए मैं अलग से एक आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा, जो क्वेश्चंस आपको खुद से वो करने हैं, मतलब प्रैक्टिस करने हैं, और उसका वीडियो सॉल्यूशन भी डाल देंगे, ठीक है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन में क्या बोलता है, फाइंड द यूनिट ऑफ A एंड B इन इक्वेशन ये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है आपको एक इक्वेशन गिवन है, आपसे डायरेक्टली यूनिट फाइंड करने को बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए आपकी पहली एप्लीकेशन भी यूनिट फाइंड करना सिखाती है, तो देखते हैं कैसे फाइंड करते हैं। मान के चलो इक्वेशन क्या गिवन है, FA प्लस PB बराबर किसके, x के। तो देखिए यहाँ पे दो क्वांटिटीज आपकी ऐड हो रही हैं, एक तो FA और एक PB। तो यहाँ पे तुम लैंग्वेज तो लिख दोगे आप वैसी की वैसी कि अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी FA जो है किसके बराबर होगा, PB के बराबर होगा, और ये किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा। x आपको गिवन है यहाँ पे क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, P आपको गिवन है यहाँ पे क्या है, मोमेंटम, और F क्या है, फोर्स है। अब यहाँ पे हमें A और B की डायमेंशन मतलब यूनिट निकालनी है। तो देखो FA को आप डायरेक्टली x के बराबर लिख सकते हो, लिखते हैं FA बराबर किसके, x के, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप A की डायमेंशन निकालने जाओगे तो किसके बराबर हो जाएगी, x अपॉन में f, ठीक है। अब देखो A की अगर यूनिट निकालनी है तो x क्या है आपके, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक टाइप से लेंथ है, और लेंथ की यूनिट मीटर है ना, अपॉन में फोर्स, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। तो यहाँ पे A की डायमेंशन मतलब A की ऐसा यूनिट आप हमको फाइंड करनी थी, क्या निकल के आ गई, न्यूटन इनवर्स मीटर, ठीक है। अब देखो अब हम B की यूनिट फाइंड करते हैं। अब देखो यहाँ पे PB किसके इक्वल है, x के इक्वल है, ठीक है। P क्या है यहाँ पे, मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, मल्टीप्लाई में BB है, और यहाँ पे B की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, क्या हो जाएगी, x अपॉन में m इंटू में v, ठीक है। तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, x क्या है आपकी डिस्प्लेसमेंट जिसका ऐसा यूनिट मीटर, अपॉन में m क्या है आपका मास, मास की ऐसा यूनिट kg, ठीक है, और v क्या है आपकी वेलोसिटी, वेलोसिटी की ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड,
ठीक है, मीटर पर सेकंड। तो मीटर से आप मीटर काट दीजिए तो बचा क्या आपका, बी की वैल्यू बची सेकंड इनवर्स, ऊपर आके सेकंड हो जाएगा और केजी इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो या फिर अगर हम लिखना चाहें तो बी की वैल्यू हो जाएगी केजी इनवर्स सेकंड। ठीक है, बी की यूनिट भी आपकी निकल के आ चुकी है। तो पहली एप्लीकेशन मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी। हम करते क्या है, आपको क्वेश्चन में एक इक्वेशन गिवन होगी कोई भी, और आपको इक्वेशन में जो आपके वेरिएबल्स हैं उनके नाम गिवन होंगे, और आपको कुछ अननोन वेरिएबल्स फाइंड करने को दिए होंगे कि इन अननोन वेरिएबल्स की आपको यूनिट फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहली एप्लीकेशन मेरे ख्याल से क्लियर होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन। तो देखिए साथियों, आपसे सेकंड एप्लीकेशन क्या कहती है। सेकंड एप्लीकेशन आपसे कहती है, देखो मान के चलो, सेकंड एप्लीकेशन आपसे कहती है कि वी कैन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अ फिजिकल कांस्टेंट और कोफिशिएंट। मतलब हम किसी भी फिजिकल कांस्टेंट या फिर कोफिशिएंट का डायमेंशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो आपको गिवन है क्वेश्चन में कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग। आपको दो पार्ट्स गिवन है, एक तो पार्ट ए एक पार्ट बी, एक एक करके दोनों पार्ट्स को करते हैं। सबसे पहला पार्ट आपसे बोलता है कि प्लैंक्स कांस्टेंट का आपको डायमेंशन फाइंड करना है। ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट एक टाइप से कांस्टेंट है, ठीक है, नाम ही बता रहा है। तो इस कांस्टेंट का आपको डायमेंशन फाइंड करना है, या आप दूसरी एप्लीकेशन के द्वारा निकालेंगे। तो यहाँ से आपको सेकंड एप्लीकेशन समझने में भी मदद होगी और आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए प्लैंक्स कांस्टेंट की डायमेंशन कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो यहाँ पे अगर आप गौर करोगे, मैंने दोनों टाइप में अलग अलग क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखो h का आपको वैल्यू गिवन है 6.63 इंटू में 10⁻34 जूल सेकंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको यूनिट दे दी गई, तो यूनिट देख के आप सिंपली डायमेंशन फाइंड कर सकते हो। कहने का मतलब ये है, कैसे फाइंड करोगे वो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपको जूल गिवन है। जूल किसकी ऐसा यूनिट होती है, एनर्जी की। ठीक है, और एक आपको सेकंड गिवन है। सेकंड किसकी ऐसा यूनिट होती है, टाइम की। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे आपको इसकी प्लैंक्स कांस्टेंट की यूनिट क्या गिवन है, एनर्जी, एनर्जी से और टाइम से मिलके बना है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। अगर मैं ऐसा कहूं कि प्लैंक्स कांस्टेंट आपका एनर्जी और टाइम से मिलके बना है तो ये बात बिल्कुल गलत नहीं होगी। ठीक है, तो एनर्जी और टाइम। तो देखो अगर आपसे मैं पूछूं कि डायमेंशन ऑफ एनर्जी क्या होता है, तो आप बोलेंगे ml²T-2। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं टाइम का डायमेंशन क्या होता है, तो आप बोलेंगे मेरे से T। तो अगर आप इसे ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ml²T-1। तो अगर आप चेक करेंगे तो आपका प्लैंक्स कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ पे निकल के आ चुका है, ml²T-1। और हमने पहले पार्ट में देखा कि आखिर कोई भी यूनिट से हम डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखिए, आपको एक फॉर्मूला गिवन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, क्या कि फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी बराबर होता है हमारा G(m1m2)/r²। के तो यहाँ पे आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का क्या निकालना है, डायमेंशन निकालना है। कैसे निकालोगे, आप G का फॉर्मूला बना लीजिए, क्या हो जाएगा, F इंटू में r²/m1m2। ठीक है, अब देखो G किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स है ना, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या होती है, न्यूटन। ठीक है, और हाँ हमें यहाँ पे डायमेंशन निकालना है तो डायमेंशन ही लेते चलिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, mlt-2। ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या गिवन है, रेडियस। रेडियस मतलब लेंथ, तो लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन में मास गिवन है, मास इंटू मास, तो मतलब m का स्क्वायर। एक m से एक m काट दीजिए। ठीक है, तो आपका G की डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये ऊपर हो जाएगा तो m-1 और l³ और t-3 t-2। ठीक है, m-1 l³ t-2। तो यहाँ पे आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का भी वो निकल के आ चुका है डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हम देखते हैं एक नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारी। तो देखिए नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है आपकी, कि वी कैन कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अदर। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन आपसे ये कहती है कि हम किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। मान के चलो मैं आपसे बोलता हूं कि सिस्टम तो आप जानते हो ना, कौन से सिस्टम की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं CGS सिस्टम हो गया, MKS सिस्टम हो गया, जो सब आप पढ़ के आ चुके हो उनकी बात कर रहे हैं, FPS सिस्टम हो गया। मान के चलो मैं आपसे बोलता हूँ कि आप जो है 1 मीटर है ना, 1 मीटर क्या है, लेंथ जो है MKS सिस्टम में लिखा हुआ है। ठीक है, लेंथ जो है MKS सिस्टम में लिखी हुई है। मैं आपसे बोलता हूँ कि 1 मीटर को आप CGS सिस्टम में कन्वर्ट करो, तो 1 मीटर को आप CGS सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करोगे, इसे जो है 100 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर दोगे। 1 मीटर को मल्टीप्लाई कर दोगे 1 इंटू में 100 सेंटीमीटर लिखोगे, तो किसके बराबर आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर के। तो आपका सिंपली MKS सिस्टम से लेंथ किस में कन्वर्ट हो गई है, CGS सिस्टम में कन्वर्ट हो गई है। तो ये ही हम एक एडवांस क्वेश्चन के साथ समझते हैं जो कि आपके बोर्ड्स में हमेशा पूछा जाता है। तो देखिए क्या क्वेश्चन है, कन्वर्ट 1 जूल इनटू अर्ग बाय यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन को आप इस क्वेश्चन की मदद से समझिए। ये क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है कि 1 जूल को कन्वर्ट करिए अर्ग में। ठीक है, 1 जूल जो कि आपकी कैसी यूनिट है, SI यूनिट है, मतलब
MKS यूनिट है, ठीक है। आप उसको कन्वर्ट करिए अर्ग में, अर्ग बोले तो CGS यूनिट, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को करने का एक मेथड होता है, ठीक है। वो मेथड आप मेरे से समझिए। जूल किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। तो यहाँ पे सिंपली एक चीज लिख लीजिए आप कि यहाँ पे आपको एनर्जी को कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो एनर्जी का आप डायमेंशनल फॉर्मूला जानते हैं, mL²T-2, ठीक है। अब इसे आप कंपेयर कर दीजिए m की पावर a, l की पावर b और t की पावर c के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लैंग्वेज लिखेंगे ऑन कंपेयर। कंपेयर करने पर a की वैल्यू 1 के बराबर आ जाएगी, b की वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी और c की वैल्यू -2 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। आपने कंपेयर कर दिया, a b c की वैल्यू निकाल दी। अब आपका मेन क्वेश्चन चालू होता है। यहाँ से देखिए, अब आप क्या करेंगे, सिंपली एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल में क्या करेंगे, अब देखो 1 जूल को आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। 1 जूल को अगर हम ऐसा यूनिट में लिखते हैं तो क्या होता है, 1 जूल, जूल मतलब कि kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। इसको हमें CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है, मतलब हमें निकालना है कि 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर में कितने ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर होते हैं, ठीक है। अब हमने CGS में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। हमें बस ये N2 की वैल्यू निकालनी है। N2 मतलब N2 क्यों निकालनी है हमें, हमने रिलेशन पढ़ा है कि N1U1 बराबर N2U2 के होता है, ठीक है। तो हमें सब चीज पता है, बस हमें क्या नहीं पता, N2 नहीं पता। तो देखिए क्वेश्चन की स्टार्टिंग होती है आपकी, एक टेबल बना लीजिए, ठीक है। टेबल में आप लिख दीजिए हमको MKS से कन्वर्ट करना है CGS में, ठीक है। MKS में M1 की वैल्यू क्या है, M1 की वैल्यू है मतलब मास 1 kg है, ठीक है। L1 की वैल्यू क्या है, लेंथ 1 मीटर है, ठीक है। T1 की वैल्यू क्या है, टाइम 1 सेकेंड है, ठीक है। M2 की वैल्यू अब जिसमें कन्वर्ट करना है, तो 1 kg को हमें कन्वर्ट करना है 1 ग्राम में, ठीक है। L2 1 मीटर को हमें कन्वर्ट करना है 1 सेंटीमीटर में। L3 1 सेकंड को हमें सेकंड ही रहने देना है, ठीक है, मतलब T2, ठीक है। तो 1 सेकंड को हमें 1 सेकंड ही रहने देना है। तो आपकी टेबल बन चुकी है। अब इसके आगे जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं वो आप इन्हें फॉलो करिए। अब देखो आपको ये चीज हमेशा पता होती है, N1U1 किसके बराबर होता है, N2U2 के बराबर होता है। आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, N2 निकालना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे N2 किसके बराबर हो जाएगा, N1U1 अपॉन में U2, ठीक। तो देखिए N2 की वैल्यू आप फाइंड करेंगे। N1 आपको पता है किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो यहाँ पे आप 1 लिख देंगे सिंपली। U1 अपॉन U2 मतलब M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B, T1 अपॉन T2 की पावर C, ठीक है। इस क्वेश्चन के एक पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को याद रखिए आप बस सिर्फ, है ना। N2 बराबर किसके, M1 अपॉन M2। M1 क्या था आपका 1 kg, ठीक है, अपॉन में M2 क्या था 1 ग्राम, ठीक है, की पावर A। कंपेयर करा था आपने, A की वैल्यू क्या आई थी, 1 के बराबर आई थी। L1, ठीक है, L1 क्या 1 मीटर अपॉन में L2 1 सेंटीमीटर की पावर B। कंपेयर करा था आपने, क्या आया था 2 आई थी पावर B, है ना। तो देखिए T1 अपॉन T2 मतलब 1 सेकेंड अपॉन में 1 सेकेंड की पावर कितनी C मतलब -2, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो, N2 बराबर किसके लिख सकते हो, 1 kg को आपको ग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, अपॉन में 1 ग्राम आपका पहले से ही है, पावर 1 है, लिखो मत लिखो कोई दिक्कत नहीं। 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते हो, अपॉन में 1 सेंटीमीटर पहले से ही है, की पावर 2। 1 सेकंड को आप 1 सेकंड ही लिखा रहने दीजिए, क्योंकि 1 सेकंड को हमें सेकंड में ही रहने देना है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या क्या कट रहा है, ग्राम से ग्राम कट रहा है, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट रहा है, सेकंड से सेकंड कट रहा है, ठीक है। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई, 10⁻³ मल्टीप्लाई 1 2 और इसकी पावर 2 है, इसका मतलब 10⁻⁴ कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक है। क्यों, क्योंकि 100 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 10⁻⁴ ही आएगा। 1 की पावर -2 1 के बराबर ही हो जाता है। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10⁻⁷ आ गई, ठीक है। तो देखिए हमने रिलेशन क्या पढ़ा था कि N1U1 किसके बराबर होता है, N2U2 के बराबर होता है। N1 आपको गिवन था 1, ठीक है, और kg मीटर पर सेकंड इसको हम क्या बोलते हैं, जूल के बराबर बोलते हैं। तो 1 जूल में आपके कितने ये हो गए, तो देखिए N2 की वैल्यू हमने अभी निकाली, N2 की वैल्यू क्या आई 10⁻⁷, ठीक है। U2 यूनिट 2 कौन सी है, अर्ग है, ठीक है। तो हमने रिलेशन मतलब क्वेश्चन में रिलेशन एक फाइंड कर दिया है, 1 जूल किसके बराबर होता है, 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। ये वैल्यू भी आपकी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये मेथड भी आपका इंपॉर्टेंट है और ये एप्लीकेशन भी आपकी इंपॉर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि इस एप्लीकेशन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मान के चलिए, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन मैंने आपका होमवर्क में भी रखा है, अगर आता है तो ठीक, और अगर नहीं आता तो इसकी एक पर्टिकुलर वीडियो डाल दूंगा 2-4 मिनट की, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगा। अब बस कमेंट कर देना अगर ना आए तो, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन।
तो देखिए अब हम नेक्स्ट एप्लीकेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशन हमसे बोलती है कि हम किसी भी गिवन फिजिकल रिलेशन मैंने आपको बताया क्या होता है, कोई भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो हम चेक कर सकते हैं कि वी कैन चेक कि कोई भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं। वी कैन चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन फॉर्मूला, ठीक है। हम चेक कर सकते हैं कि कोई भी गिवन फॉर्मूला आपका डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं। मान के चलो एक एग्जांपल के लिए हमें एक इक्वेशन गिवन है, एक फॉर्मूला गिवन है v बराबर u प्लस ए टी। आपको चेक करना है कि फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं, ठीक है। तो देखिए अब इसे चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, चॉकलेट प्लस करके अगर प्रोडक्ट में आपको चॉकलेट मिल रही है, इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। अगर चॉकलेट में चॉकलेट प्लस करके कुछ और मिल रहा है तो इसका मतलब ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। तो आपको क्या करना है, इन तीनों के डायमेंशन आपस में क्या दिखाने हैं, इक्वल दिखाने हैं। कहने का मतलब ये है, अगर थ्योरेटिकली बात करूं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अप्लाई होता हुआ दिखाना है। तो देखिए वी क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी है एक टाइप से। तो वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला आप जानते हैं एल टी माइनस वन होता है। इक्वल किसके होनी चाहिए, यू के डायमेंशन के। यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है ना। तो इसका वेलोसिटी एक टाइप से, तो इसका डायमेंशन देखोगे तो एल टी माइनस वन होता है। अब देखो ए इंटू में टी, एक्सेलेरेशन इंटू में टाइम, ठीक है। तो इक्वल हमें दिखाना है इसके। तो एक्सेलेरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला एल टी माइनस टू, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या, टाइम, तो इधर टी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसे अगर कैलकुलेट करोगे तो एक टी से माइनस वन कट जाएगा, तो कितना बचेगा, एल टी माइनस वन, ठीक। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे तीनों डायमेंशन जो है इक्वल आ चुके हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि हियर प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी वर्क्स, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट फॉर्मूला इज डायमेंशनली, यहाँ पे लिख ही दे रहे हैं, फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी काम कर रहा है, इसका मतलब ये फॉर्मूला क्या है, डायमेंशनली आपका करेक्ट है। एक क्वेश्चन जो कि अक्सर पूछा जाता है, यहाँ पे क्या बोल रहा है आपसे कि आपको एक फॉर्मूला गिवन है एस टी बराबर यू प्लस हाफ ए टू टी माइनस वन, ठीक है। इस फॉर्मूले को चेक करो कि आखिर ये रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट है या फिर नहीं। अब देखो यहाँ पे एस टी आपसे क्या बोलता है पता है, एस टी आपसे बोलता है डिस्टेंस इन पर्टिकुलर टाइम, ठीक है। तो देखिए ये एक टाइप से अगर हम बोलें तो इसका फॉर्मूला बन जाता है डिस्टेंस इन पर्टिकुलर टाइम का फॉर्मूला बन जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एस टी एक टाइप से आपसे टी बराबर किसी भी सेकंड पर एक टाइम टी पर आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, तो उसका फॉर्मूला ये बन जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे यू आपको क्या गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। ए क्या गिवन है आपको, एक्सेलरेशन गिवन है, और टी आपको क्या गिवन है, टाइम गिवन है। अब यहाँ पे आप इधर जो है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी लागू होता दिखा दीजिए। अगर आपने दिखा दिया तो इसका मतलब फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट है। अब देखिए डिस्टेंस अपॉन में टाइम क्या होता है आपका, लेंथ अपॉन में टाइम की बात कर रहा है, ठीक है, जो कि आपका किसके बराबर आएगा, एल टी माइनस वन के, ठीक है। इसका डायमेंशन बराबर होना चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी मतलब एक टाइप से एल टी माइनस वन ही हो गया, ठीक है। अब देख सकते हैं आप इन दोनों का डायमेंशन बराबर है। अब देखो इन दोनों का डायमेंशन भी इसके बराबर होना चाहिए, हाफ ए टू टी माइनस वन। अब देखो इसे आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, हाफ है ना, हाफ ए और मल्टीप्लाई कर दोगे तो टू टी, ठीक है, माइनस का हाफ, ठीक है, हाफ ए, ठीक है, ये हो गया आपका। अब देखो इसे आगे देखोगे तो अगर आप इसे खोलोगे तो ये टू से टू कट गया, बचा क्या, ए टी है ना, ए टी बचा। तो अगर इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका मतलब एल टी माइनस टू और मल्टीप्लाई में टाइम माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो एल टी माइनस वन हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे एक और आ रहा है आपका हाफ ए, मतलब यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा। तो अगर आप इसे खोलने जाओगे ना तो ये जो है एल टी माइनस टू बैठेगा, जो कि आपका इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, ठीक है। किसी बुक में ये जो आंसर है ये गलत दिखा, मतलब ऐसा दिखा रखा है कि फॉर्मूला इज डायमेंशनली करेक्ट, क्योंकि उसने खोल नहीं रखा है। पर ये मेथड आपका गलत है जो कि आपको और अदर बुक्स में दे रखा है। तो इसलिए मैं कहूंगा क्योंकि ये वाला डायमेंशन इसके इनकरेक्ट है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर्मूला इज डायमेंशनली इनकरेक्ट, ठीक। अगर ये सारे आपस में इक्वल होते, जैसे ये इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, पर ये इसके अनइक्वल है ना, तो अगर सारे इक्वल होते तो हम यहाँ पे करेक्ट लिखते। यहाँ पे सारे इक्वल नहीं है, इसलिए हम फॉर्मूला को इनडायरेक्टली मतलब डायमेंशनली इनकरेक्ट बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए आपकी लास्ट एप्लीकेशन क्या है आपकी, ये है आपकी फिफ्थ एप्लीकेशन, ये हो गई फोर्थ एप्लीकेशन, ठीक है। तो लास्ट एप्लीकेशन ये है कि एज अ रिसर्च टूल हम इसे यूज करते हैं नए रिलेशंस को डिराइव करने के लिए, या फिर मैं बोलूँ नए फॉर्मूलाज को बनाने के लिए, ठीक है।
तो मैंने क्या बताया कि फिफ्थ एप्लीकेशन आपसे ये कहती है कि अगर हमें कोई भी नया फॉर्मूला बनाना है तो हम किसकी मदद लेंगे, डायमेंशनल एनालिसिस की मदद लेंगे, ठीक है। और इसकी भी एक लिमिटेशन है, मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, वो अलग ही टॉपिक है वो लिमिटेशंस वाला, वो आगे देखना। देखो इसे भी क्वेश्चन की वजह से समझते हैं कि आखिर हम नए फॉर्मूला कैसे बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आपको गिवन है कि अगर टाइम पीरियड एक सिंपल पेंडुलम का इफेक्टिव लेंथ पे डिपेंड करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है और मास पे डिपेंड करता है, तो आपको फाइंड करना है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का फॉर्मूला, कि आखिर पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा। मतलब एक टाइप से फॉर्मूला ही फाइंड करना है आपको, किसका, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का, ठीक है। तो देखिए इन क्वेश्चंस को करने की भी एक तरीका होता है, आप उस तरीके को, मेथड को याद रखेंगे क्या, कि यहाँ पे आपको गिवन है कि टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड कर रहा है, इफेक्टिव लेंथ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे और मास पे। यहाँ पे लिख लेते हैं टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, किस किस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इफेक्टिव लेंथ के, ठीक, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के और मास के, ठीक है। अब आपने ये चीज लिख ली, अब इनकी एक एक पावर चढ़ा दी है, रैंडमली कुछ भी चढ़ा दीजिए, मान के चलो मैं यहाँ पे ए बी और सी मैंने ये पावर चढ़ा दी इनकी, ठीक है। अब इसके आगे क्वेश्चन कैसे करोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आ जाएगा के, ठीक है, एल की पावर ए, जी की पावर बी और एम की पावर सी, ठीक। अब फर्दर आप फॉर्मूले इसको खोलिए, यहाँ पे टाइम पीरियड का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम की पावर 0, एल की पावर 0 और टी की पावर 1, क्योंकि यहाँ पे टाइम दे रखा है ना। अब इसको आपको इक्वल दिखाना है। अब देखो सबसे पहले आप इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इक्वल प्रूफ करना है, एल की पावर ए है ना, तो एल की पावर ए मतलब लेंथ की पावर ए, लेंथ की पावर ए कहने का मतलब ये है कि लेंथ की पावर ए कर दो सिंपली। जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक टाइप से एक्सेलरेशन है, तो एल टी माइनस 2 की पावर बी हो जाएगा सिंपली, ठीक है। एम की पावर सी, एम क्या है, मास है, तो मास मतलब एम डायमेंशन हो जाएगा, इसकी पावर सी, ठीक है। तो आपके फॉर्मूले खुल चुके हैं। अब इसे हम जो है m0 l0 t1 लिखा रहने देंगे LHS में, बराबर किसके, l की पावर a, ठीक है, मल्टीप्लाई में l की पावर b है ना, b दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो l की पावर b और t की पावर -2b, ठीक है। b को हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर दिया और m की पावर क्या, c, ठीक है। अब देखो m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1 किसके बराबर, तो अगर आप RHS में देखेंगे तो L की पावर A और मल्टीप्लाई में L की पावर B है ना, तो मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, तो ये तो आपको पता होगा, तो L की पावर A प्लस B लिख दी मैंने, ठीक है। अब T की पावर आप गौर देखेंगे तो यहाँ पे -2B ही है, और कोई T की पावर नहीं है, तो यहाँ पे और कुछ लेंगे भी नहीं, तो M की पावर क्या है, यहाँ पे C है, ठीक है। तो अब आप सिंपल क्या लिखेंगे कि यहाँ पे आप लैंग्वेज लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिखेंगे ऑन कंपेयर, ठीक है। अब आप सिंपल कंपेयर कर देंगे चीजों को, m को m से कंपेयर कर दो, तो m को m से कंपेयर करने पर c की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 के बराबर आ जाएगी, तो c बराबर किसके, 0 के, ठीक है। l को l से कंपेयर कर दो तो a प्लस b किसके बराबर आ जाएंगे, 0 के बराबर, तो a प्लस b किसके बराबर, 0 के बराबर, ठीक है। t को t से कंपेयर कर दो तो -2b किसके बराबर, 1 के बराबर, -2b किसके बराबर, 1 के बराबर। तो अगर यहाँ से आप b की वैल्यू फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगी, -1/2, ठीक है। अब यहाँ पे देखो b की वैल्यू -1/2 इस इक्वेशन में पुट कर दो तो a -1/2 बराबर किसके, 0 के, यहाँ पे a की वैल्यू क्या आ गई, 1/2, ठीक है। और c की वैल्यू तो आपको पता ही है, 0 ही है ना। तो अब यहाँ पे आप एक लाइन लिखेंगे कि पुटिंग वैल्यूज ऑफ a, b, c इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में a, b और c की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन कुछ ऐसे दिखने लगेगी, कैसे, k l की पावर a, l की पावर 1/2, ठीक है, g की पावर b, g की पावर -1/2, ठीक, c की ये m की मतलब m की पावर c, मतलब m की पावर c की वैल्यू 0, ठीक है। तो आपकी इक्वेशन कुछ ऐसे दिखने लगी। तो अब देखो इसे आप और खोलोगे तो l की पावर 1/2 मतलब √l, ठीक है, g की पावर -1/2 इसका मतलब अपॉन में √g, ठीक है। तो आप इस इक्वेशन को ओवरऑल क्या देख सकते हैं, k अंडर रूट में l/g, ठीक है। अब देखो आपका क्वेश्चन अभी कुछ ऐसा आया, मान के चलो अगर आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन हो, कंफ्यूज हो तो ना मैं बता दे रहा हूँ, अगर आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि k बराबर 2π के दे रखा है, ठीक है, मान के चलो आपको पहले से ही क्वेश्चन में गिवन होता कि स्मॉल k की वैल्यू कितनी है, 2π के बराबर है, तो आप सिंपली यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देते, t बराबर क्या हो जाता, 2π अंडर रूट l/g, और आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता, ठीक है। अगर ना गिवन हो तो आप यहीं पे आंसर छोड़ के आएंगे, अगर गिवन हो तो आप इसे फर्दर करके आएंगे और आपका फॉर्मूला कंप्लीट करके आएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको एप्लीकेशंस क्लियर हो गई होंगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।
तो देखिए नेक्स्ट टॉपिक आपको बताता है कि आखिर डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या हैं, जो कि मैंने आपसे पहले बोला था कि हम कुछ लिमिटेशंस भी पढ़ने वाले हैं। तो आपकी लिमिटेशंस आ चुकी हैं, तो लिमिटेशंस पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पहली लिमिटेशन देखिए। पहली लिमिटेशन क्या कहती है? द मेथड डज नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट डायमेंशनल कांस्टेंट। मतलब सबसे पहली लिमिट तो यही है, सबसे पहला इसका फेल होने का रीजन तो यही है कि डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताता। ये मेथड जो है डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में कुछ भी नहीं बताता। जैसे कि यहाँ पे अगर हम फिर से देखना चाहें, देखिए मान के चलो मैं आपसे बोलता हूँ कि s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की है, ठीक है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, इसको जो है कंसिडर नहीं करेंगे फॉर्मूले में, क्योंकि ये आपको इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देगा ही नहीं, ठीक है। तो कभी भी डायमेंशनल एनालिसिस करना हो और आपको फॉर्मूला गिवन हो, तो आप उससे क्या है डायमेंशनल कांस्टेंट को कंसिडर ना करें, क्योंकि वो आपको उसके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। सेकंड लिमिटेशन क्या है आपकी, कि वो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रही हो तो वो चीज बताने में वो फेल हो जाता है। जैसे हमने इस क्वेश्चन में पढ़ा था कि टाइम पीरियड जो है सिंपल पेंडुलम का 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा था, है ना। देखो एक तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा था, एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा था, और एक यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने, मास पे भी डिपेंड कर रहा था, जिसकी पावर हमने c मानी थी, ठीक है। 3 चीजों पे डिपेंड कर रहा था। पर अगर कोई भी क्वांटिटी 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज पे डिपेंड करने लग जाए तो वहां पे फेल हो जाता है, ठीक है। तो उसे कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और देखो अब तीसरी एप्लीकेशन क्या कहती है आपकी, इट फेल्स टू डेराइव रिलेशनशिप इन्वॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब देखो जिस भी फॉर्मूले में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आ रही हो या फिर लॉगरिथमिक आइडेंटिटीज आ रही हो, उन फॉर्मूलेज को बनाने में ये फेल हो जाता है, ठीक है। मतलब जिन भी फॉर्मूलेज में लॉग वगैरह लग रहा हो या ट्रिग्नोमेट्रिक लग रही हो, उन फॉर्मूलेज को ये नहीं बना पाएगा। जैसे कि हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, आर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे cos थीटा आ रहा है इधर, है ना, cos थीटा आ रहा है। तो अगर मैं आपसे कैसे भी करके कोई भी एक क्वेश्चन बना के दे दूं जो कि इस पे डिपेंड कर रहा हो, और मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे देखो कि ये रिलेशनशिप यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस को फॉलो कर रहा है या फिर नहीं, तो आप इसमें देखोगे कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लग रही है, तो यहाँ पे आप नॉट डिफाइन कर दोगे कि इसके लिए हमारा डायमेंशनल एनालिसिस कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये तीसरी लिमिटेशन हो जाती है। अब देखिए चौथी लिमिटेशन आपसे क्या कहती है, कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज। ये आपको ये नहीं बताता कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है। मान के चलो मैंने एक क्वांटिटी का आपको डायमेंशन दे दिया LT-3, ठीक है। मैं आपसे पूछूं कि बताओ ये क्वांटिटी का जिस भी क्वांटिटी का डायमेंशन है वो डायमेंशनलेस है या फिर डायमेंशनलेस नहीं है ना। या फिर मान के चलो एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, LT-1, ठीक है। मैंने आपको डायमेंशन दिया, मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ ये जो क्वांटिटी इससे जो बनेगी वो स्केलर है या वेक्टर है। तो आप क्या बोलेंगे, देखो इससे जो है 2 क्वांटिटीज बन सकती हैं, एक तो आपकी स्पीड, ठीक है, एक आपकी वेलोसिटी। स्पीड आपकी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी आपकी कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपकी क्वांटिटी है वेक्टर, ठीक है। अब इसने तो कुछ इन्फॉर्मेशन बताई नहीं कि ये किसकी बात कर रहा है, स्पीड की या वेलोसिटी की। तो वही चीज यहाँ पे बता रहा है कि ये अंतर नहीं बता सकता कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है, क्योंकि आप चाहे स्केलर का कैलकुलेट कर लो चाहे वेक्टर का कैलकुलेट कर लो, डायमेंशन सेम ही आएगा, ठीक है। अब देखो फिफ्थ एप्लीकेशन आप क्या देखते हैं, मतलब फिफ्थ लिमिटेशन क्या देखते हैं, ये जब फेल हो जाता है जब फिजिकल क्वांटिटी इज द सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर क्वांटिटीज। ये जब फेल हो जाता है जब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज का क्या हो, सम हो, ठीक है। तो ये चीज भी आप समझ चुके होंगे मेरे ख्याल से। मान के चलो अगर मैं आपसे बोलूं एनर्जी जो है फोर्स प्लस मोमेंटम प्लस एक्स कोई भी क्वांटिटी इससे मिलकर बना है, तो अब मेरे को बताओ कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है इसका डायमेंशन सही है गलत है, या फिर इन पे ये सब रिलेशन लिखा है मैंने सही है गलत है, तो उसमें ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो लिमिटेशंस आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स की तरफ। तो अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए सिग्निफिकेंट फिगर्स, सबसे पहले अगर मान के चलिए आप किसी क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, तो उस मेजर करी हुई वैल्यू में जितनी डिजिट्स में भी आप कॉन्फिडेंस हैं, आपको एकदम कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये डिजिट्स एकदम करेक्ट हैं, ठीक है, उन डिजिट्स को आप काउंट कर लीजिए, और जितनी वो डिजिट्स निकल के आएंगी वही आपकी क्या हो जाएंगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगी। मान के चलिए आपने जो है 11th क्लास का एग्जाम दिया, और मान के चलो आपके एनुअल में 93.87 मार्क्स आए, ठीक है। अब मान के चलो मैंने आपसे पूछे कि भाई दुष्यंत बताओ तुम्हारे मार्क्स कितने आए, है ना, क्लास 11th फिजिक्स में तुम्हारे कितने मार्क्स आए। तो आप मेरे से पता है क्या बोलोगे, आप या तो बोलोगे मेरे से कि भैया मेरे 94 मार्क्स आए हैं, या फिर आप मेरे से बोलोगे कि भैया मेरे 93.8 मार्क्स आए हैं, ठीक है। या फिर दूसरा चांस ये भी हो सकता है कि आप मेरे से बोलो कि भैया मेरे 93 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि भाई
मेरे को सबसे पहले इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करके दो कि कितने हैं। तो देखो आपके 93.87 मार्क्स आए हैं, मान के चलो एक्यूरेट आपके इतने ही मार्क्स आए हैं। तो आपकी ऐसी डिजिट्स बताओ, इतनी डिजिट्स बताओ जिनमें आप कॉन्फिडेंस हो। आप 9 कॉन्फिडेंस है, यहां तक आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप इन्हें काउंट करोगे तो कितनी डिजिट्स निकल के आई? 4। तो इसमें अगर सिग्निफिकेंट फिगर मैं आपसे पूछूं तो कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। ठीक है, तो अब देखो नोट पॉइंट आप यहाँ पे क्या डालोगे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या, कि जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे ना, उतने ही ज्यादा क्या होगी आपकी वैल्यू एक्यूरेट होगी। जैसे मान के चलो अगर आप इसे कैलकुलेट करते हो, यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने आते हैं? 4। अगर आप इसे राउंड ऑफ करके 94 लिखते हो, तब सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेट करते हो तो कितने निकल के आते हैं? 2 निकल के आते हैं। तो अगर मैं पूछूं सिग्निफिकेंट फिगर किसके ज्यादा है? 93.87 के ज्यादा है। तो इस ये चीज ये यहाँ पे क्लियर करती है क्या, कि ये जो वैल्यू है एक्यूरेट है, ज्यादा ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, और यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कम है, इसलिए वैल्यू क्या है? कम एक्यूरेट है। तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि मैं अभी यहाँ पे लिखने वाला हूं, क्या, कि लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, ग्रेटर इज द एक्यूरेसी, ग्रेटर इज द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, जो चीज मैंने बोली यहाँ पे मैंने इंग्लिश में लिख दिया बस। क्या, कि जितने ज्यादा किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, उतनी ही ज्यादा वो वैल्यू क्या होगी? एक्यूरेट होगी। उतनी ज्यादा वो वैल्यू क्या होगी? एक्यूरेट होगी। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स होते हैं, एक एक करके सारे रूल्स को समझते हैं। सबसे पहला रूल आपसे क्या कहता है, कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं ना, सारे क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट होते हैं। मान के चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 93.78। ठीक है, यहाँ पे सारी डिजिट्स कैसी हैं आपकी? नॉन जीरो है, जीरो के अलावा सारी डिजिट्स है मतलब यहाँ पे, है ना। तो ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी? आपके सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब मान के चलो एक और क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, 93.87 428। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कैलकुलेट करो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आप क्या बोलोगे? 1 2 3 4 5 6 7, 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल आपसे क्या बोलता है? A zero becomes significant if it appears between the नॉन जीरो डिजिट्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आपसे बोलता है कि अगर कोई भी जीरो जो कि नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है, तो हम उसे सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलो 9003। अब यहाँ पे देखो 2 जीरो है, 1 2, है ना। ये दोनों जीरोस 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहे हैं, तो हम इन्हें काउंट करेंगे। ठीक है, इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करेंगे। अब यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर अगर मैं आपसे पूछूं कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4। ठीक है, 4 ऐसे मान के चलो। नेक्स्ट मैं एक और एग्जांपल देता हूं, 9.00033। अब देखो यहाँ पे आपके 2 नॉन जीरो डिजिट देख लो, एक ये एक ये। इन 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आपके जीरोस आ रहे हैं, तो आप इन्हें सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करोगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ओवरऑल काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अब देखो थर्ड रूल आपका समझो। थर्ड रूल आपसे क्या कहता है सिग्निफिकेंट फिगर का, कि लीडिंग जीरो मतलब क्या? जीरो प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर। ठीक है, किसी भी नंबर के लेफ्ट में आने वाला जीरो क्या कहलाता है? आपका लीडिंग जीरो कहलाता है। तो लीडिंग जीरो जो है कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। ठीक है, लीडिंग जीरोस आर नेवर सिग्निफिकेंट। ठीक है, मान के चलो एक एग्जांपल 09003। अगर मैं आपसे पूछूं इसे आप सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करोगे इस जीरो को, तो आप बोलोगे नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक लीडिंग जीरो है। लीडिंग जीरो मतलब जो नंबर के लेफ्ट में जीरो आए। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो लेफ्ट में आ रहा है, तो इसलिए लीडिंग जीरो है, इसे हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब अपना फोर्थ रूल समझिए, क्या? ट्रेलिंग जीरोस या फिर मैं बोलूं जीरोस प्लेस टू दी राइट, राइट में आने वाले जीरोस क्या कहलाएंगे? आपके सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगे। ठीक है, मान के चलो 90030। ठीक है, तो 1 2 3 4 और यहाँ पे राइट वाले जीरो को भी आप काउंट करोगे। ठीक है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एक और एग्जाम्पल मैं आपका देता हूं, मान के चलो 50300 और यहाँ पे एक और जीरो लगा दिया। अब देखो लेफ्ट वाले को तो हम काउंट नहीं करते। ठीक है, राइट वाले को काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, अब देखो फिफ्थ रूल आपसे क्या कहता है? इन एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। मान के चलो एक्सपोनेंशियल नोटेशन का एक एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा 5.3 इंटू 10⁻3। ठीक है, मान के चलो ये मैंने लिखा। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो यहाँ पे
सिर्फ जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, न्यूमेरिकल पोर्शन आपको बता देगा कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे न्यूमेरिकल पोर्शन यही है 5.3 है। कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए इसमें? 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। और बाकी जो एक्सपोनेंशियल पार्ट है उसे आप क्या कर दोगे? काट दोगे, कंसिडर नहीं करोगे सिग्निफिकेंट फिगर में, मतलब काउंट नहीं करोगे। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देता हूं मैं, कंफ्यूजन होता है उसमें थोड़ा सा, पर तब भी बता देता हूँ। मान के चलो आपने 530 लिखा, 530 में अगर मैं आपसे पूछूं कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो आप बोलेंगे 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 1 2 3। ठीक, अब देखो 530 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5.3 इंटू 10⁻² लिख सकता हूँ। ठीक है, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे 10⁻² को काट देंगे तो यहाँ पे तो सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर बच रहे हैं, और आप कह रहे हो 530 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसका मतलब ये गलत होना चाहिए क्या? तो आप बोलेंगे कि ये जो है लिखा गलत है हमने। इसे लिखने का सही तरीका पता है क्या है? 5.30 इंटू 10⁻²। अगर अब आप देखोगे तो 1 2 3 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और ये वाले को आप कैंसिल कर दोगे तो आप जो है सही आंसर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आपको जीरो लगाना लास्ट में जरूरी है, क्योंकि आपने इसे कन्वर्ट करा तो इसके लास्ट में भी जीरो लगा हुआ था। ठीक है, तो मेन चीज यहाँ पे यही ध्यान रखना है कि जीरो हमेशा लगा के चलना, क्योंकि जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वैल्यू में, मेजर्ड वैल्यू में, उतनी ही आपके एक्यूरेट आंसर मिलता है। ठीक है, अब देखो एक क्वेश्चन को हम करते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है कि यहाँ पे इनको देखिए और फाइंड करिए इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। तो देखिए लेफ्ट वाले जीरो को हम कंसिडर नहीं करते, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 1। ठीक है, 1, तो 1 SF। यहाँ पे देखो 1 2 3। ठीक है, इसे कंसिडर नहीं करेंगे तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे देखो लेफ्ट वाले को कंसिडर नहीं करेंगे तो 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 SF। यहाँ पे देखो 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 SF। यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे भी कितना हो गया? 4 SF। इसे देखोगे तो ये काटो ये काटो ये काटो ये काटो, बचे कितने? 1 2 3 4, तो 4 SF। ठीक है, अब मेरे ख्याल से आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स क्लियर होगा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक। तो देखिए आखिर सिग्निफिकेंट फिगर्स का कैलकुलेशन में कैसे यूज होता है। मान के चलो मैं सबसे पहले देखो इसमें जो है 2 रूल्स आते हैं, दोनों रूल्स मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो देखो एडिशन में कैसे यूज होता है, एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन रूल। तो देखो ये इस रूल के हिसाब से क्या बोलता है आपसे कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में ही फाइनल रिजल्ट किस पे डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा कि लीस्ट डेसिमल प्लेसेस किस नंबर की हैं। ठीक है, मान के चलो एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक क्वेश्चन बनाया है आपके लिए खुद से कि एक स्केल है, मान के चलो। ठीक है, एक पैमाना है, उसको मैं 2 पार्ट्स में तोड़ देता हूँ। ठीक है, एक पार्ट जो है इतनी लंबाई का है और एक पार्ट जो है इतनी लंबाई का है। ठीक है, तोड़ने के बाद 2 पार्ट्स बने, एक पार्ट इतनी लंबाई का है और एक पार्ट इतनी लंबाई का है। ठीक है, अब वो तुमसे पूछता है कि फाइंड इट्स एक्चुअल लेंथ टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से बताओ कि उसकी एक्चुअल लंबाई कितनी थी। अब देखो एक्चुअल लंबाई कितनी होगी, इसे प्लस कर दो इसमें। ठीक है, तो 23.02 प्लस 2.3। ठीक है, सेंटीमीटर। अब देखो एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रूल तुमसे ये बोलता है कि जो तुम्हारा फाइनल आंसर है उसे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस में छोड़ो। लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस समझ लो पहले क्या होता है। मान के चलो ये आपके पास गिवन है 2.3, ये आपके पास गिवन है 2.3, मतलब 23.02। ठीक है, अब देखो इसकी डेसिमल प्लेसेस कितनी है? डेसिमल प्लेसेस मतलब डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं? तो यहाँ पे एक प्लेस है, यहाँ पे डेसिमल के पास बाद 1 और 2 प्लेस है ना। तो देखो लीस्ट डेसिमल प्लेस किस में हो गई? इसमें हो गई। कितनी डेसिमल प्लेस है लीस्ट? एक डेसिमल प्लेस है। तो अब जो फाइनल आंसर आएगा ना प्लस करने के बाद 23 में प्लस करोगे तो 25.32 सेंटीमीटर। तो अब जो फाइनल आंसर आया ना उसे आप कितने डेसिमल प्लेस में छोड़ोगे? एक डेसिमल प्लेस। डेसिमल के बाद सिर्फ एक प्लेस में ही छोड़ोगे। ठीक है, तो अब इसे राउंड ऑफ कर दो, कितना आएगा? 25.3। ठीक है, सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे जीरो वगैरह कुछ नहीं लगाओगे, 25.3 सेंटीमीटर में ही आप आंसर छोड़ दोगे। अब देखो लास्ट रूल आपका बचा है मल्टीप्लीकेशन या फिर डिवीजन रूल। तो मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन रूल आपसे क्या कहता है कि मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में दोनों में जो फाइनल रिजल्ट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, ओरिजिनल नंबर का जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर है उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, मान के चलो एक एग्जांपल और देते हैं। मान के चलो एक आपके पास क्यूब की साइड बता रखी है इतनी है। ठीक है, तो गिवन लिख लेते हैं। यहाँ पे गिवन क्या है आपको कि एक साइड ए बराबर किसके है? 7.203 मीटर की। ठीक है, व्हाट आर द टोटल सरफेस एरिया, मतलब आपको टीएसए बताना है। ठीक है, एंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब टू अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से आपको बताना है टीएसए और वॉल्यूम। ठीक है, किसका? क्यूब का। ठीक है, ये दोनों चीज किसकी बतानी है आपको? क्यूब की। तो क्यूब के टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है? 6a²। ठीक है,
अब देखो यहाँ पे 6 और ए यहाँ पे ओरिजिनल नंबर हो जाएगा 7.203, इसका क्या स्क्वायर। अब देखो इसे आप स्क्वायर वगैरह करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा 311.299254 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो आपकी इतनी सारी डिजिट्स आ रही हैं, पर आप जो फाइनल आंसर छोड़ोगे ना वो किस में छोड़ोगे। देखो यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा है कि ओरिजिनल नंबर की लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें होगा उसमें आप आंसर छोड़ोगे। तो देखो ओरिजिनल नंबर आपको क्वेश्चन में सिर्फ एक ही गिवन है। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 1 2 3 4। तो आपका जो लास्ट फाइनल आंसर होगा ना वो सिर्फ 4 डेसिमल प्लेसेस तक छोड़ोगे आप। ठीक है, मतलब 4 डिजिट्स में छोड़ोगे तो 311 पॉइंट। अब देखो ये 29 जो है इसे राउंड ऑफ करोगे तो यहाँ पे कितनी डिजिट आ जाएगी, 3 आ जाएगा यहाँ पे, तो 311.3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखो टी ऐसे हो गया। अब बात करेंगे वॉल्यूम की। वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब, ठीक है, मतलब साइड का क्यूब। अब देखो साइड क्या है आपकी 7.203, इसका क्या कर दो क्यूब कर दो, तो जो आंसर आएगा वो आपका आएगा 373.714754 मीटर क्यूब। ठीक है, अब देखो ये आपका आंसर आया, पर आपको कितने डिजिट तक छोड़ना है, 4 डिजिट तक छोड़ना है, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 4 है। तो अब देखो इसे राउंड ऑफ हो सकता है तो राउंड ऑफ कर देना, क्या हो जाएगा 373.7। ठीक है, और इसे फर्दर राउंड ऑफ कर सकते हो तो फर्दर राउंड ऑफ कर दो, कितना हो जाएगा 374.00। वैसे आंसर आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हो 373.7 मीटर क्यूब। इतना भी करके आओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर आप जो है आंसर मेन आप यहाँ तक छोड़ो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपका ये चैप्टर क्लियर हो चुका होगा। अगर इसके बावजूद भी कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट्स में मतलब आप पूछ सकते हैं और मैं उसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो जब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ नए वन शॉट में। तो जब तक के लिए धन्यवाद। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो पर कमेंट कर दीजिए, लाइक करिए मत करिए मेरे को कोई मतलब नहीं है, बस कमेंट कर दीजिए ताकि मैं इस तरह की वन शॉट्स और लाता रहूँ।